प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। हिंदी में इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको हर एक चीज हर एक बात बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलने वाले इस वीडियो के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की एक बेहतर नहीं बेस्ट तैयारी हो सके। तो चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि 10वीं क्लास का हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको रियल नंबर या वास्तविक संख्या को समझना है तो इससे पहले आपको दूसरे अदर नंबरों को समझना पड़ेगा। अगर बाकी नंबर्स को आप समझ गए तो रियल नंबर यानी कि इस चैप्टर को समझना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर वो कौन से नंबर है? तो बच्चों, अगर इस नंबर को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, इस तरह के नंबरों को समझना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली तब जाकर के हम बात करेंगे इस चैप्टर के नाम पर जिसका नाम है रियल नंबर। तो बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की जिसका नाम है नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो है जो इस प्रकृति में सबसे पहले आई, जो भगवान ने, जो गॉड ने हमें सबसे पहले जो नंबर इस दुनिया में हमें इस्तेमाल करने के लिए दिए, प्रकृति के अंदर सबसे पहले जो नंबर हमें मिले उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो इस नेचर में सबसे पहले हमें मिले उन्हीं को हमने नेचुरल नंबर बोला। कौन से नंबर थे सर? वो बेटा वो नंबर थे हमारे पास में 1, वो नंबर था 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो दुनिया में हमने सबसे पहले इन नंबरों का यूज किया था। इंसान ने सबसे पहले काउंट करना शुरू किया था, गिनती गिनना शुरू किया था। इंसान को स्टार्टिंग में बस इतना आया था शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों, ये शुरुआत में इन गिनतियों का हम लोग इस्तेमाल करते थे और क्योंकि हम शुरुआत में इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले इन नंबरों का इस्तेमाल करते थे इसलिए इनको बोला गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति में सबसे पहले इंसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संख्या है। तो उम्मीद है आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और कहां तक जाती है? इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाती है। इनका कोई अंत नहीं है। बच्चों, अगर आप नेचुरल नंबर को समझ गए तो हम बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ। तो बच्चों, अगला नंबर आता है हमारे पास में होल नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। सर ये होल नंबर कौन सा है? बच्चों देखो, होल नंबर का मतलब होता है, देखो पहले आप ये समझो, होल का मतलब होता है कंप्लीट। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। बच्चों, जैसे कि अगर कोई चीज अधूरी है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, तो उसके साथ होल वर्ड नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम उसके साथ होल वर्ड लगा सकते हैं। ये होल का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना। तो प्यारे बच्चों, धरती पे जब इंसानों ने गिनती गिनना, काउंट करना स्टार्ट किया था, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो आगे चल के इंसानों को महसूस हुआ कि यार हमारी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? इंसानों को यह महसूस हुआ कि अगर कोई चीज 1 है तो हम उसको 1 से दिखा सकते हैं, कोई चीज 2 है तो हम उसको 2 से दिखा सकते हैं, कोई चीज 3 है तो हम उसको 3 से दिखा सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर नहीं है, कोई चीज है ही नहीं, उसको किससे दिखाएं? तो बच्चों, उसको दिखाने के लिए एक नया नंबर बनाया गया जिसको 0 बनाया गया, 0। तो हमको यह महसूस हुआ आगे चल के कि यार हमारी जो काउंटिंग्स थी, हमारी जो गिनती थी वो थोड़ी अधूरी है, वो थोड़ी इनकम्प्लीट है। किसके बिना अधूरी थी बच्चों? 0 के बिना अधूरी थी। 0 बना ही नहीं था तब तक, तो हमने 0 को बाद में बनाया और 0 की वजह से हमारी जो अधूरी काउंटिंग थी वो पूरी हो गई, वो कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होने की वजह से हम उन नंबरों को बच्चों क्या बोलते हैं आज की डेट में? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब वो पूर्ण हो चुकी थी, पहले वो अपूर्ण थी, अधूरी थी, अब वो कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे होल नंबर में इंसानों ने शुरुआत में बनाया था 1, इंसानों ने बनाया था 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो गिनती हमने शुरुआत में बनाई थी इसमें 0 की कमी महसूस हुई, तो बच्चों हमने 0 भी बना लिया और जैसे इसमें हमने 0 को ऐड किया वैसे ये सारे के सारे नंबर बन गए होल नंबर। अब ये गिनती कंप्लीट हो गई तो इनको होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है बच्चों। तो याद रखना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये नंबर भी समझ में आया होगा। अब बच्चों, बढ़ते हम अपने अगले नंबर की तरफ और अगला नंबर आता है हमारा इंटीजर्स। इसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों पूर्णांक। तो इंटीजर को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटीजर का मतलब मैं बोलता हूं, इंटीजर आप मेरी भाषा में समझो बच्चों। इंटीजर का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाले नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस वाले नंबर। बच्चों, आप इसको मेरी भाषा में याद करो। इंटीजर किनको बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले नंबर को। सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिलाकर के इंटीजर बोला जाता है। मतलब दुनिया के अंदर हमने 0 बना लिया था, 1 बना लिया था, 2 बना लिया था, 3 बना लिया था, ये सारे नंबर बन चुके थे बच्चों। लेकिन बाद में इंसानों को महसूस हुआ
कि आदमी हमेशा प्रॉफिट में थोड़ी ना होता है कि हमेशा प्रॉफिट में हो, कभी कभी इंसान को लॉस भी होता है। तो लॉस को दिखाने के लिए हमने माइनस वाले नंबर बना लिए। मतलब ये जो प्लस का 1 था हमने फिर माइनस का 1 भी बनाया, जो प्लस का 2 था बच्चों फिर हमने माइनस का 2 भी बना लिया, ये प्लस का 3 है बच्चों हमने माइनस का 3 भी बनाया। तो इस तरीके से हमने माइनस वाले नंबर भी बना लिए। बच्चों प्लस और माइनस के सारे नंबर जो मिलजुल के हमारे जो होते हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं, इन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि अंक जो है, नंबर जो है वो पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, भले चाहे वो पॉजिटिव हो भले चाहे वो नेगेटिव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों इंटीजर का मतलब क्या होता है, दोबारा सुनो, इंटीजर का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाले नंबर या तो प्रॉफिट में हो सकते हैं या लॉस में हो सकते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, पर पॉइंट में नहीं होंगे, मतलब दशमलव में नहीं होंगे। तो ऐसे नंबरों को हम इंटीजर्स बोलते हैं। बच्चों इन नंबरों के अंदर एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है जिसको मैं अभी डिस्कस करके चलता हूं आप सभी के साथ में। आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ये जो 1 है और 1 के आगे के नंबर है ये सारे नंबर पॉजिटिव कहलाते हैं। और बच्चों ये जो -1 है, -1 से पीछे के नंबर है प्यारे बच्चों, ये सारे नंबर नेगेटिव कहलाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो बीच में 0 बैठा है, 0 बच्चों ये जो बीच में 0 है इसको हम 0 को ना तो पॉजिटिव मानते हैं और ना ही नेगेटिव मानते हैं। याद रखना मैं यहां पर लिख रहा हूं नाइदर, है ना भाई, नाइदर पॉजिटिव, और बच्चों यहां पर लिख रहा हूं नॉर नेगेटिव। मतलब ये नंबर जो है 0, यानी कि 0 अगर कोई आपसे पूछे 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है तो बोल देना 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये मोह और माया दोनों से दूर है। बच्चों ये देखो, ये जो पॉजिटिव साइड है मैं इसको बोलता हूं मोह, और जो नेगेटिव साइड है मैं इसको बोलता हूं माया। तो ऐसा आदमी जो मोह और माया दोनों से दूर हो, ये तो सन्यासी बाबा निकले, इसको बोलते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। मतलब ये नंबर ना तो नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात बच्चों? तो उम्मीद है आपको इंटीजर समझ में आया होगा। इंटीजर प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर होते हैं। 0 समझ में आया होगा, 0 ना तो प्रॉफिट में होता है ना लॉस में होता है, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो चलो अब हम अपने अगले नंबर की तरफ रुक करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला नंबर आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। बच्चों रैशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों नाम में लिखा हुआ है रैशनल, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक वर्ड आएगा रेशियो, RATIO। ध्यान से देखो यहां पर रैशनल नंबर जो है ये रेशियो वर्ड से मिलके बना है, RATIO से मिलके बना है। और बच्चों रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। रेशियो का क्या मतलब होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब सर बेटा डिवीजन का मतलब है भाग करना। डिवीजन का मतलब क्या है? भाग करना। तो प्यारे बच्चों रैशनल नंबर कौन से होंगे ध्यान से देखो। तो दुनिया में हमने बना लिए थे इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। और बच्चों रैशनल नंबर का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना। तो बच्चों वो जो हमने प्रॉफिट और लॉस के जो नंबर बना लिए थे दुनिया के अंदर, अगर उनमें से कोई भी 2 नंबर लेकर के आपस में डिवाइड कर दे यानी कि भाग कर दें तो उन नंबरों को रैशनल नंबर बोला जाता है। दोबारा सुनो, अगर रैशनल नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारे पुराने वाले नंबर है इंटीजर वाले, बच्चों इसमें माइनस और प्लस वाले जो नंबर पड़े हमारे पास में, इनमें से कोई भी 2 नंबर लेकर के इनको आपस में डिवाइड करता हूं, भाग कर देता हूं, तो उन नंबरों को रैशनल नंबर बोलेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन रैशनल नंबर की एक कंडीशन है, रैशनल नंबर की एक शर्त है, कंडीशन है, वो क्या वो जान लो। बच्चों देखो, एक नंबर आप रखोगे ऊपर और दूसरा नंबर आप रखोगे नीचे। एक नंबर आप रखोगे ऊपर, दूसरा नंबर आप रखोगे नीचे। और बच्चों जो ऊपर नंबर आएगा अभी मैं उसको नाम दे देता हूं P का, और जो नंबर नीचे आएगा उसको मैं बोल देता हूं Q। ठीक है? तो ये जो दोनों नंबर आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर जो बनेगा बच्चों, इस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली दो बातें बच्चों। रैशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या है वो सुनो, पहली शर्त क्या है? सर पहली शर्त यहां पर ये होगी P और Q दोनों नंबर जो आप लोगे वो आप इंटीजर में से लोगे। ध्यान से देखो, P और Q मतलब ये जो हमने इंटीजर बनाए थे, प्रॉफिट और लॉस वाले जो नंबर बनाए थे, इनमें से कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो। कहां पर ले सकते हो? P और Q की जगह पर। तो लिख दूं यहां पर P एंड Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। समझ में आई बच्चों? ये नंबर इंटीजर होने चाहिए। और बच्चों रैशनल नंबर की दूसरी शर्त सुनो, कंडीशन नंबर 2, आप P और Q की जगह कोई भी नंबर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर लो इंटीजर में से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। लेकिन ये जो नीचे वाला नंबर ये गलती से भी 0 मत ले लेना, इसको 0 नहीं लेना। ध्यान से सुनना बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर के नाम में छिपा हुआ है, रेशियो में लिखना। रेशियो मतलब डिवीजन यानी कि भाग करके लिखना। तो बच्चों अगर हम कोई भी 2 इंटीजर वाले नंबरों को भाग कर दें, तो इंटीजर वाले नंबर को अगर हम भाग कर दें तो रैशनल नंबर बनेगा। लेकिन रैशनल नंबर कब नहीं बनेगा? अगर आपने नीचे 0 ले लिया तो नहीं बनेगा, इसलिए नीचे 0 मत लेना बच्चों। अगर नीचे 0 आता है तो रैशनल नंबर नहीं होता, ये भी
याद रखना, अगर नीचे 0 आएगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब मैं आपके सामने रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं बच्चों। मान के चलो मैंने इंटीजर में से एक नंबर ले लिया 1 और इंटीजर में से एक नंबर ले लिया 4। अगर मैंने 1 को 4 से डिवाइड करूं तो बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर है। और बच्चों अगर मान लो मैंने इंटीजर में से ले लिया -5 और मैंने एक नंबर ले लिया 6 और मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो प्यारे बच्चों ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। और बच्चों अगर मान लो मैंने ऊपर लिया 0 और नीचे मैंने लिया कोई नंबर 25 तो बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों अगर आप कोई भी दो पूर्णांक लेकर के इनको भाग करते हो तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपने ऊपर भी नेगेटिव नंबर लिया और आपने नीचे भी नेगेटिव नंबर लिया तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और ये भी एक रैशनल नंबर है। पर कभी ये रैशनल नंबर नहीं होगा, वो समझो बच्चों, कभी ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर आपने क्या किया, ऊपर कोई नंबर लिया और उसके नीचे लिया 0, या अगर आपने ऊपर कोई माइनस का नंबर लिया उसके नीचे लिया 0, तो प्यारे बच्चों ये भी रैशनल नंबर नहीं है और ये भी रैशनल नंबर नहीं है। मतलब ये नंबर परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते बच्चों। फिर सर ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को शॉर्टकट में लिखते हैं एनडी, यानी कि अपरिभाषित। बच्चों ऐसे नंबरों का कोई आंसर नहीं होता। मैथ्स की दुनिया में इन नंबरों का कोई आंसर नहीं होता। ये वो नंबर है जो एकदम फालतू में कचरे के डब्बे में फेंकने लायक नंबर है, डस्टबिन में उठा के। तो प्यारे बच्चों याद रखना, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन वाले नंबर, जिनको भाग करके लिखा जाए। तो अगर हमने कोई भी दो इंटीजर को लिया और उनको भाग कर दिया तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि नीचे वाला नंबर 0 मत कर देना, क्योंकि अगर आपने नीचे वाला नंबर 0 कर दिया तो नॉट डिफाइन मतलब आंसर नहीं आता है। इसको अपरिभाषित वाली कंडीशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बच्चों ये जो मैंने रैशनल नंबर यहां पर लिखे हैं, तो अब मैं इन रैशनल नंबर के अंदर आपको एक बात और सिखाने जा रहा हूं और उसको आप ध्यान से समझना बच्चों। रैशनल नंबर की एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 1 और एक नंबर लिया मैंने 2। अगर मैं इनको भाग करता हूं, आपस में भाग डिवाइड करता हूं, है ना बच्चों। अगर मान लो अगर मैं इनको भाग करके पॉइंट में, दशमलव में बदलने की कोशिश करूं तो दशमलव में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये लिखा जाएगा 0.5। मतलब रैशनल नंबर वो हैं जिनको हम दशमलव में बदल सकते हैं, पॉइंट में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और नंबर लेता हूं मैं यहां पर 1/3। बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर प्यारे बच्चों अगर मैं इनको आपस में भाग करता हूं तो आंसर कितना आएगा? 0.3333 और ये बच्चों चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर आप 1 को 3 से भाग करेंगे, अगर आप 1 को 3 से भाग करेंगे तो बच्चों आप देखोगे कि 0 के बाद में पॉइंट लगेगा और 3 3 3 3 3 3 3 और ये जो 3 है ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता जाएगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आप भाग करके जरूर देखना, तो ये वाला नंबर आएगा आपके पास में। बच्चों देखो यहां पर एक नंबर वो है जो दशमलव के 1-2 अंक के आसपास जाकर के खत्म हो गया, एक नंबर वो है जो दशमलव के बाद कुछ अंकों पे खत्म हो गया, और बच्चों एक नंबर वो है जिसको दशमलव में बदला पर ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो प्यारे बच्चों जो नंबर दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, जो नंबर दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं शांत संख्या। क्या बोलते हैं? शांत संख्या। ये शांत है, शांत मतलब ये रुक चुकी है। और बच्चों जो नंबर दशमलव के बाद लगातार चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है अशांत संख्या। क्या बोला जाता है? अशांत संख्या बोला जाता है। याद रखना ये संख्या शांत नहीं है, मतलब ये लगातार दशमलव के बाद चलती जा रही है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? ये लगातार दशमलव के बाद चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, इसलिए बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और ये दशमलव के बाद खत्म हो रही है, इसको बोल दिया टर्मिनेटिंग। लेकिन बच्चों एक बात और है गौर करने वाली, ये संख्या दशमलव के बाद बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। रिपीट मतलब इसका जो अंक है 3 वो बार बार आ रहा है, बार बार। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम बोलेंगे ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी है। ये कैसी संख्या है बच्चों? रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का मतलब सर, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, मतलब बार बार आ रहा है, मतलब कौन चीज बार बार आ रही है। बट बेटा यहाँ दशमलव के बाद ये 3 है, ये बार बार आ रहा है। क्योंकि ये 3 दशमलव के बाद बार बार आ रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों हम इसको शॉर्टकट में, इस वाले नंबर को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं 0 पॉइंट और 3 के ऊपर लगा देते हैं कैसे करके डंडा। और ये जो बच्चा मैंने डंडा लगा इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं? इसको बार पढ़ते हैं। याद रखना जो नंबर दशमलव के बाद रिपीट करता है, इसका जो भी अंक रिपीट कर रहा है उस अंक को एक बार लिखो, उस अंक को एक बार लिखो और उसके ऊपर एक डंडा लगा दो, उसको बार बोला जाता है, बार। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर कल को आपको कोई
ऐसा नंबर मिल जाए, कल को आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जैसे कि 5.21, फिर से 21, फिर से 21, फिर से 21, फिर से 21, और ये बार बार चलता जा रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये संख्या कैसी है। पहली बात तो ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। खत्म नहीं हो रही है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत संख्या है। दूसरी बात, क्या ये रिपीट कर रही है? हाँ सर रिपीट कर रही है। बच्चों कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2-2 अंक रिपीट हो रहे, 2-2 अंक रिपीट हो रहे, 2-2 अंक, है ना, क्योंकि रिपीट हो रही है तो इसलिए साथ में लगा दो रिपीटिंग, यानी कि ये जो संख्या है ये रिपीट कर रही है, इसलिए मैंने साथ में लगा दिया कि भाई ये रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग नंबर भी है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। प्यारे बच्चों अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ रिपीटिंग हो, ध्यान से समझना, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, मतलब ये नंबर कैसा नंबर हो गया, किस नंबर की कैटेगरी में आ गया? प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और इस वाले नंबर को हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? सर इस वाले नंबर को लिखेंगे 5 आगे अपनी जगह पर रहेगा, दशमलव आएगा प्यारे बच्चों, और क्योंकि 2-1 बार बार आ रहा है तो इसलिए 2-1 लिख करके इसके ऊपर एक डंडा लगा देना है। इसका मतलब ये होगा 5 दशमलव के बाद में 2 और 1 बार बार आ रहे हैं, इसलिए ऊपर डंडा लगा के इसको रोक दिया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने क्या सीखा, अगर कोई भी नंबर दशमलव में लिखा हुआ है और दशमलव के अंदर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है खुद को, तो प्यारे बच्चों ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। और यही चीज मैंने भी आपको सिखाई थी। यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ा है कि भैया नंबर ना, जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर वो या तो दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा या फिर वो दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा, और खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, वो खुद को रिपीट करेगा। तो प्यारे बच्चों कोई नंबर अगर खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों बातें हो रही हैं, तो ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर मानते हैं। और वही बात मैंने आपको यहां वाले एग्जांपल में समझाने की कोशिश करी है कि कोई नंबर खत्म नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोला जाता है बच्चों। और इनको शॉर्टकट में लिखने का क्या तरीका है, दशमलव से पहले वाले अंक को ऐसे कैसे लिखो और दशमलव के बाद जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर एक डंडा लगा के बार बोल दो इसको, बार, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों भाई अब हम समझने वाले इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। बच्चों हिंदी में इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नाम में क्लियर है, मतलब ऐसा कोई नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या मतलब जो रैशनल ना हो, जो रैशनल ना हो। अपरिमेय संख्या मतलब जो परिमेय ना हो। तो मुझे जरा बताओ रैशनल नंबर कौन से थे? सर रैशनल नंबर वो थे, रैशनल नंबर वो थे जो P बटे Q के रूप में लिखे जा सकते थे, मतलब ऊपर कोई नंबर नीचे कोई नंबर और नीचे वाला जीरो ना हो तो उसको रैशनल बोलते थे, ठीक है। तो अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर को रैशनल बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको रैशनल नंबर नहीं बोलते, उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई नंबर है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा नंबर है। ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि रूट में 2 बच्चों, रूट 3, इसी तरीके से रूट 5 है ना, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11 एटसेट्रा। बच्चों ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे 4 को भूल गए, रूट में 4 को। बच्चों रूट में 4 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने रूट में 4 लिया होता तो प्यारे बच्चों 4 रूट से बाहर आ जाता है, इसका बन जाता है 2 और 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं अपनी तरफ से, और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा रैशनल नंबर। तो हमें रैशनल नंबर नहीं लेने, हमें कौन से नंबर लेने? इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से मैंने आगे से 9 नहीं लिया। अगर रूट में 9 लेता बच्चों तो रूट 9 बाहर आकर के 3 हो जाता है और वो एक रैशनल नंबर बन जाता है उसके नीचे 1 लिखने के बाद। तो रैशनल पे बात नहीं करनी, हमें बात किस पे करनी है? इर्रेशनल पे। इसलिए बच्चों हमने ऐसे नंबर लिए रूट में जो रूट से बाहर ना आ सके, ध्यान से समझना, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो, रूट से पूरी तरह बाहर ना आ सके, रूट से पूरी तरह बाहर ना आ सके, इन नंबरों को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इन नंबरों को क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो रूट में हो, रूट से पूरी तरह बाहर ना आ सके, इन नंबरों को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों मैं इसमें एक बात और आपको सिखा दूं। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं यहां पर रूट 2 पे, किस पे बात करता हूं? रूट 2 पे। अगर बच्चों आप रूट 2 को सॉल्व करते हो, किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आप रूट 2 की वैल्यू निकालते हो कैलकुलेटर में डाल के या किसी मेथड के थ्रू, तो आपकी रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी वो समझने की कोशिश करना। बच्चों रूट 2 की जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ ऐसी आने वाली है आपके पास। देखो ध्यान से समझो, रूट 2 की वैल्यू कुछ ऐसी आने वाली है आपके पास में। रूट 2 की वैल्यू 1.4142, मतलब ये वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और बच्चों रूट 2 ही क्यों? अगर आप इनमें से किसी भी रूट को सॉल्व करते हो ना, दशमलव में लाते हो, डेसिमल एक्सपेंशन में बदलने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे इनमें से कोई सा भी नंबर जब हम सॉल्व करते हैं तो चलता जाता है, खत्म नहीं होता है। मतलब रूट वाले नंबरों की खास बात
बात है, क्या खास बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर होते, कभी खत्म नहीं होते। मतलब सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बोलते बेटा इसको अशांत संख्या, क्या बोलते हैं इसको, अशांत संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको अशांत संख्या बोलेंगे, कभी शांत नहीं होने वाली। और बच्चों इन नंबरों की खास बात और भी है, देखो ये जो नंबर दशमलव के बाद चल रहे ना, दशमलव के बाद प्यारे बच्चों इन नंबरों की खास बात ये होती है, ये कभी भी खुद को रिपीट नहीं करते, खुद को दोहराते नहीं है, ये बदल बदल के आते हैं। देखो 4 के बाद 1, 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 7, हर बार बदल बदल के आ रहा है पैटर्न, सेम पैटर्न नहीं आ रहा। जब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दशमलव के बाद जो नंबर लगातार चलता जाता है तो वो खुद को रिपीट करता है, लेकिन बच्चों जब हम इस वाले नंबर में पढ़ रहे हैं तो इसमें नंबर जो लगातार चलता जा रहा है वो खुद को रिपीट नहीं कर रहा। तो मतलब ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं ये रैशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चों इसीलिए जो इसके डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं इस वजह से इन नंबरों को इरेशनल नंबर बोला। मतलब ये नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, ये खुद को रिपीट नहीं करते, ये खुद को रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटिंग को सर हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं अनावृत्ति। क्या बोलते हैं, अनावृत्ति संख्या। अनावृत्ति का मतलब जो बार बार खुद को रिपीट ना करे, जो बार बार ना आए, जो बदल बदल के आ रही है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम ऐसे नंबरों को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा रिपीट कर दो, मैंने क्या पढ़ा है, जो नंबर रूट के अंदर होंगे, रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकते, ऐसे नंबरों को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। और बच्चों जब इनको दशमलव में सॉल्व करते हैं, डेसिमल में लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होते, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर कभी भी खुद को रिपीट नहीं करते, मतलब नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर बच्चों नॉन वर्ड कितनी बार आया, 2 बार आया, नॉन वर्ड 2 बार आया। तो जिसमें नॉन वर्ड 2 बार आ जाए समझ लो वो नंबर हमारे लिए रैशनल तो नहीं है, वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। इसी को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि ये नंबर रैशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। अब एक बच्चे के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर मेरे दिमाग में ना कुछ अलग आ रहा है। मान लो किसी बच्चे के माइंड में यहां पर ये आया कि सर एक बात बताओ सर, यहां से अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूं, जैसे कि सपोज करो मैंने लिया सर √5 और सर इस √5 के नीचे जबरदस्ती 1 लिख दूं, अपनी तरफ से 1 लिख दूं, तो सर देखो ऊपर वाला नंबर P और नीचे वाला नंबर Q, सर बन गया ना रैशनल नंबर। सर ये तो रैशनल हो गया, आप क्यों पागल बना रहे हो हमारा। बच्चों अगर आप ऐसा कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो और गलत कर रहे हो, ये तरीका सही नहीं है। क्यों सर ये सही क्यों नहीं है, प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रैशनल नंबर कब बनेगा, रैशनल नंबर तब बनेगा, परिमेय संख्या तब बनेगी जब ऊपर वाला जो नंबर है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर याद करो क्या पढ़ाए थे, इंटीजर या तो प्रॉफिट वाले नंबर या लॉस वाले नंबर, पर डेसिमल वाला नंबर नहीं चलेगा। ये वाला जो नंबर है ऊपर वाला ये भी एक इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला नंबर इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता, तो जब इंटीजर है ही नहीं तो आप इनको डिवाइड करके रैशनल कैसे बोल सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के बात यह है कि इनको P/Q की फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं, हम चाह के भी इनको P/Q में नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर इंटीजर नहीं है। और जिनको हम P/Q में ना लिख सके इन्हीं नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये नंबर भी समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हमारे पास एक नंबर और आता है मैथ्स के अंदर, वो है पाई। पाई को लेके बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, सर पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों इस कंफ्यूजन को भी आज मैं आपका दूर कर देता हूं, जरा इस बात को ध्यान से समझना कि पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, पाई को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू वो ये होती है, ध्यान से समझना। पाई की ओरिजिनल वैल्यू तो 3.14152962535 एंड सो ऑन, चलती जाती, कभी खत्म नहीं होती। बच्चों ये है पाई की ओरिजिनल वैल्यू, ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, क्या है दशमलव के बाद लगातार चलती जा रही है, कभी खत्म हो रही है, हाँ सर नहीं खत्म तो नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों ये खत्म नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं क्या दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रही है, नहीं सर रिपीट भी नहीं कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ के साथ प्यारे बच्चों ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रही है खुद को। अब आप मुझे बताओ जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आता है ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, सर ऐसे नंबरों को हम इर्रेशनल बोलते हैं। तो बच्चों क्योंकि इसको इर्रेशनल बोलते हैं इसीलिए पाई जो हमारा हो गया प्यारे बच्चों, पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बच्चों पाई का जो ओरिजिनल नंबर है वो दशमलव में होता है, उसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात है दशमलव के बाद लगातार चलता जाता है, बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खुद को रिपीट नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका
मतलब इसके अंदर 2 बार नॉन लग गया तो ये नंबर तो रैशनल का बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो इसलिए इस नंबर को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, 22/7। हाँ बच्चों आपने सही पढ़ा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी है ना, आपने थोड़ा सा अधूरा सीखा है। आपने पढ़ा तो सही है लेकिन थोड़ा अधूरा पढ़ा है बच्चों। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, पाई की वैल्यू अगर आपने 22/7 पढ़ी है, 22/7, तो आपने गलत पढ़ी है, गलत। क्योंकि 22/7 बच्चों ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 22/7 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। 22/7 तो हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि पाई की जो ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू ये बहुत गंदी सी वैल्यू है। इससे कैलकुलेशन टफ हो सकती है, इससे कैलकुलेशन और खतरनाक हो सकती है, मौत के घाट जा सकती है कैलकुलेशन। तो हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये ना लेकर के हम इस वाली वैल्यू को लेके चलते हैं, ताकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए और इसका आंसर पाई के आसपास ही आता है, इसलिए इस वैल्यू को लेके चलते हैं। तो बच्चों ये ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है, ये फेक वैल्यू है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं क्या कि पाई की वैल्यू जो हम लेके चलते हैं 22/7 के आसपास, ये ओरिजिनल नहीं है, ये लगभग 22/7 कह सकते हो। नॉट एन इक्वल वैल्यू, नॉट एन ओरिजिनल वैल्यू। और जब बच्चों ये ओरिजिनल है ही नहीं तो मैं यहां से इसको रैशनल और इर्रेशनल क्यों ही सोचूं? बात समझ में आ रही है? हम पाई की ओरिजिनल वैल्यू पे सोचेंगे ना, ये कैसी वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा हमारे लिए इर्रेशनल है। और बच्चों ये जो फेक वैल्यू है वैसे तो ये रैशनल है, पर फेक वैल्यू को हम रैशनल इर्रेशनल से जज नहीं करते, ओरिजिनल वैल्यू से जज किया जाता है। तो हम अगर कोई भी पूछेगा पेपर में पाई कैसा नंबर है, तो बेटा उसके बारे में सोचना ही मत, वो तो हमने केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ली हुई है, वरना असली वैल्यू ये होती है, ये वाली। तो पाई की ये जो वैल्यू है ये हमेशा इर्रेशनल होती है। तो उम्मीद है आपको ये भी फर्क समझ में आया होगा। तो बच्चों हम बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हमारा अगला नंबर आता है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब हम रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों रियल नंबर क्या है ना, रियल नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर का सेट है। मतलब सर मतलब ये वो बच्चों, अभी तक हमने कौन कौन से नंबर पढ़े? अभी तक हमने पढ़े नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, आप इन नेचुरल नंबर को भी रियल नंबर बोल सकते हो बच्चों। उसके बाद हमने कौन से नंबर पढ़े? उसके बाद पढ़े थे हमने होल नंबर। तो प्यारे बच्चों जो हमने होल नंबर पढ़े थे, होल नंबर को भी आप रियल नंबर बोल सकते हो। इसके बाद हमने कौन से नंबर सीखे? इसके बाद सर हमने पढ़े इंटीजर्स, और प्यारे बच्चों जो इंटीजर पढ़े हैं इनको भी आप रियल नंबर बोल सकते हो। इसके बाद हमने कौन से नंबर पढ़े? इसके बाद पढ़े हमने रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों हमने रैशनल नंबर जो पढ़े थे इनको भी आप रियल नंबर बोल सकते हो। इसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों जो हमने इर्रेशनल नंबर पढ़े थे, ये जो इर्रेशनल नंबर है इनको भी आप रियल नंबर बोल सकते हो। मतलब ये सारे नंबर जो है, सारे नंबर ये किसका पार्ट है? ये सारे नंबर रियल नंबर का पार्ट है। प्यारे बच्चों इनमें से हर एक नंबर को हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। रियल का मतलब क्या होता है? नाम पे जाओ ना यार, नाम पे। रियल का मतलब वास्तव में, रियल में, हकीकत में। तो हकीकत में हमारे सामने जो जो नंबर हमने पढ़ लिए वो सारे नंबर ही रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारे नंबर पढ़ लिए, तो ये सारे नंबर ही हमारे लिए रियल नंबर हो गए, वास्तविक संख्या हो गई। तो अगर कल को मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ 1 एक रियल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ है। कोई पूछेगा 0 एक रियल नंबर है, मैं बोलूंगा है। कोई बोलेगा -4 एक रियल नंबर है, मैं बोलूंगा है। कोई बोलेगा 1/3 एक रियल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ है। कोई बोलेगा √7 एक रियल नंबर है, मैं बोलूंगा ये भी है। ये सारे ही नंबर रियल नंबर है, सारी संख्या वास्तविक संख्या है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको रियल नंबर भी समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ। और प्यारे बच्चों अगला नंबर हमारा आता है ऑड नंबर, इवन नंबर। अब इसको समझते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े बच्चों, उन नंबरों की कुछ खास बात है, खास बात। उन खास बात को हम इवन और ऑड के तौर पे जज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं उनमें से कुछ नंबर ऑड होते हैं, कुछ नंबर इवन होते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं उनमें से कुछ नंबर ऑड होते हैं, कुछ नंबर इवन होते हैं। तो बस वही समझना है कौन से नंबर ऑड होते हैं और कौन से नंबर इवन होते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑड इवन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ये कौन से नंबर है? आसान भाषा में बोलूं तो ऑड नंबर वो नंबर है जिनका जोड़ा ना बन पाए, जो 2 के टेबल में ना है, 2 के पहाड़े में ना, या 2 से ना कट पाए। ठीक है, और इवन नंबर वो नंबर है जो जिनमें 2 का भाग लग जाए, जो 2 के टेबल में आ जाए, मतलब 2 के पहाड़े में आ जाए, वो नंबर इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे ऑड नंबर कौन से हो गए सर? बेटा ऑड नंबर में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। मतलब इस तरह के जितने भी नंबर है जिनका जोड़ा नहीं बन सकता, ये सारे नंबर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हैं। और बच्चों जिन नंबरों का जोड़ा बनता है 2, 4, 6, 8, 10, और प्यारे बच्चों जितने भी नंबर, ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बच्चों को नहीं पता होती, अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑड नंबर तो हमेशा 1 से शुरू होगा, और बहुत सारे बच्चों को लगता है इवन नंबर की शुरुआत 2 से होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इवन नंबर
नंबर में बच्चों जीरो भी आता है, इसकी शुरुआत जीरो से होती है। ये सुन के आपको झटका लगेगा, सर इवन नंबर की शुरुआत जीरो से कर दी, ये कैसे हो गया सर? तो प्यारे बच्चों ये अब समझते हैं कि इवन नंबर जीरो से शुरू कैसे होता है, वो देखो। तो प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे समझो, देखो जो हमने शुरुआत में काउंटिंग सीखी थी, गिनती सीखी थी, उसी को लेके चलता हूं। मान लो मैंने यहां पर लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5 और इधर लिख देता हूं 0। अब प्यारे बच्चों मुझे अपना बस खाली नंबरों में एक बात देख करके बताना, एक बात देख करके बताओ इन नंबरों में ये वाला नंबर इवन है कि ऑड है? ये वाला नंबर इवन है या ऑड है? तो आप बोलोगे सर ये वाला नंबर ऑड है, मतलब विषम संख्या है। अब बताओ ये वाला नंबर कैसा है? ये वाला नंबर इवन है कि ऑड? कहोगे सर ये वाला नंबर तो इवन है, मतलब सम संख्या है, जोड़े वाला नंबर है, जोड़े वाला नंबर। और ये वाला नंबर इवन है या ऑड है? कहोगे सर ये वाला नंबर ऑड है, ऑड। और ये वाला नंबर कैसा है? सर ये वाला नंबर इवन है। तो ये वाला नंबर कैसा है बच्चों? ये वाला नंबर ऑड है। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं? हर ऑड के पीछे एक इवन होता है, हर इवन के पीछे एक ऑड होता है, हर ऑड के पीछे फिर से एक इवन होता है, हर इवन के पीछे एक ऑड होता है। तो बच्चों इसी हिसाब से सोचो, इसी हिसाब से सोचो, 1 के पीछे 0 आ रहा है, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो इसके पीछे 0 कैसा होना चाहिए? हाँ सर समझ में आ गई बात, 0 तो एक इवन नंबर होने चाहिए। बिल्कुल बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 ना एक इवन नंबर है। और बच्चों ये इसका लॉजिक है, मैं इसको और भी कई तरीके से प्रूव कर सकता हूं, लेकिन आपको प्रूवमेंट में नहीं घुसना, सिर्फ मेरा मन था आपको बताने का, तो मैंने बता दिया। आप इस बात को याद रखना, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 बिना जोड़े वाले नंबर, इवन मतलब 2 4 6 8 10 जोड़े वाले नंबर, लेकिन इसमें 0 भी चलता है। तो 0 खुद भी एक इवन नंबर होता है, ये बात आपको याद रखना कि 0 सर अपने आप में एक इवन नंबर होता है। तो उम्मीद है आपको ऑड और इवन नंबर समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम रुक करते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। चलो अब इन नंबरों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझते हैं। तो बच्चों प्राइम और कंपोजिट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करना आप, ठीक है? तो बच्चों प्राइम नंबर के लिए मान लो मैंने यहां पर लिखा एक नंबर लिखा 7, ठीक है, और मान लो मैंने इधर एक नंबर लिखा 6, ठीक है? अब ध्यान से देखना है यहां पर। अब बच्चों ये जो 7 मैंने लिखा है, मुझे आप बताओ 7 में किन किन नंबरों से मैं भाग कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं? आप मुझे बताओ 7 में मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? आप बोलोगे सर 7 में आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और खुद 7 से डिवाइड कर सकते हो, और किसी नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा। बच्चों इधर बताओ 6 में किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? आप बोलोगे सर 6 में आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो और खुद 6 से कर सकते हो, इतने सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखना, यहां पर 7 के अंदर सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड लग रहा है, सिर्फ 2 नंबरों से, और जबकि यहां 6 में 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड लग रहा है, 6 में 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड लग रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये जो नंबर है, या तो इसमें डिवाइड लग रहा है 1 का, या फिर इसमें डिवाइड लग रहा है खुद का, या तो 1 का डिवाइड लग रहा है, खुद का लग रहा है। लेकिन इस वाले नंबर में क्या हो रहा है, इसमें भी 1 का डिवाइड लग रहा है और खुद का भी डिवाइड लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ अदर नंबरों का भी डिवाइड लग रहा है, अदर नंबरों का, अगली संख्याओं का भी कुछ का डिवाइड लग रहा है, अदर्स नंबर्स का भी डिवाइड लग रहा है बच्चों यहां पर। तो इसका मतलब कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ 1 का डिवाइड लगे, सिर्फ 1 का डिवाइड लगे और खुद का डिवाइड लगे, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बेटा जिसमें सिर्फ 1 का डिवाइड लगे, खुद का डिवाइड लगे, इन नंबरों को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य मतलब और किसी से कटने वाली ये संख्याएं नहीं है। इसी तरीके जिन नंबरों में बच्चों 1 का डिवाइड लगे, खुद का भी लगे और अदर नंबरों का भी डिवाइड लगे, बच्चों ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं। मतलब इन संख्याओं में अदर संख्याओं से भी भाग लग जाता है, इसलिए इनको भाज्य संख्याएं बोला जाता है, ठीक है बच्चों? और यहां पर एक बात और नोट करके चलना, जो मैं आपको अलग से बता के चल रहा हूं बच्चों, 3 बातें याद रखनी है, 3 बातें, ठीक है ना? पहली बात क्या है, कोई भी ऐसा नंबर यहां पर किस किस से डिवाइड लग रहा है? एक तो यहां डिवाइड लग रहा है 1 से, किससे लग रहा है? 1 से। और दूसरा किससे लग रहा है बच्चों? दूसरा डिवाइड लग रहा है यहां पर खुद से डिवाइड लग रहा है। ऐसे प्यारे बच्चों यहां पे भी किससे डिवाइड लग रहा है? यहां पर 1 से डिवाइड लग रहा है ना, 1 से डिवाइड लग रहा है, और किससे डिवाइड लग रहा है? यहां खुद से डिवाइड लग रहा है, खुद से डिवाइड लग रहा है, और दूसरों से भी डिवाइड लग रहा है, अदर से, अदर लिख देता हूं यहां पर, अदर से भी डिवाइड लग रहा है, अदर से भी डिवाइड लग रहा है। तो प्यारे बच्चों जब 1 से और खुद से भाग लगे तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जब 1 से खुद से और अदर से भी डिवाइड लगे तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन दोनों में एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक, प्यारे बच्चों ये जो 2 नंबरों का भाग लग रहा है, जिन नंबरों से भाग कर रहे हैं, जिन नंबरों से भाग कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट मतलब अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। देखो ये 1 और ये 7 दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है, तो ये दोनों यूनिक होने चाहिए, यूनिक मतलब अलग अलग होने चाहिए बच्चों। ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 6 ये सारे नंबर आपस में अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो ही हमारे ये नंबर कंपोजिट कहलाएगा, ठीक है? तो ये 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? अगर सर 1 से भाग लगेगा, खुद से लगेगा और ये सारे डिफरेंट होंगे तो ये प्राइम नंबर है, और अगर 1 से भाग लगेगा, खुद से भाग लगेगा, अदर से भी भाग लगेगा और सारे डिफरेंट होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। बच्चों अगर ये बात आपने समझ ली तो अब हम ये समझेंगे यहां पर कि 0 और 1 हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ये कंपोजिट नंबर। बच्चों अगर मान लो मैं बात करना
अच्छा तो 1 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो मुझे ये समझना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा 1 में किस किस नंबर से भाग लग रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 में भाग लग रहा है सिर्फ 1 का, और किसी का भाग नहीं लग रहा। 1 में सिर्फ किसका भाग लग रहा है? 1 का लग रहा है। अगर मैं इस 1 को दोबारा भी लिख दूं, अगर मैं इस 1 को दोबारा लिख दूं कि 1 में या तो 1 का भाग लग रहा है या खुद का लग रहा है। दोबारा सुनो, 1 में या तो 1 का भाग लग रहा है या खुद का भाग लग रहा है। 1 में या तो 1 का भाग लग रहा है या खुद का भाग लग रहा है। तो आप कहोगे सर देखो दो संख्याओं का भाग लग गया तो प्राइम नंबर है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो बच्चों, गलत सोच रहे हो। प्राइम नंबर होने के लिए 1 का भाग लगे, 1 का भाग लगे और खुद का भाग लगे। तो इसमें 1 का भी भाग लग रहा है और खुद का भी लग रहा है, लेकिन ये दोनों नंबर डिफरेंट नहीं है, और डिफरेंट नहीं है इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं मानते। तो प्यारे बच्चों कोई पूछेगा 1 कैसा नंबर है, बोल देना 1 ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है, दोनों में से किसी कैटेगरी में आता है। नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ 0 एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, 0 के बारे में पूछ लिया जाए, आओ बच्चों 0 को भी देख लेते हैं। तो बच्चों प्राइम या कंपोजिट होने के लिए सबसे पहले किसका भाग लगना चाहिए? 1 का भाग लगना चाहिए, 1 का भाग। तो आओ बच्चों इसमें 1 का भाग करके देखते हैं। हाँ 1 का भाग लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से भाग लग जाता है। अब इसमें खुद का भाग देते, खुद का भाग लगता ही नहीं लगता। बच्चों 0 में अगर खुद का भाग चेक करें तो खुद में खुद का भाग नहीं लगता, नहीं लगता। बच्चों जैसे ऊपर कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर ऊपर लिखा है और नीचे 0 लिखी है, तो मैंने आपको सिखाया था इसको बोलते नॉट डिफाइन, आंसर नहीं आता, नॉट डिफाइन। वैसे बच्चों अगर ऊपर भी 0 आ जाए और नीचे भी 0 आ जाए तो प्यारे बच्चों इसको भी नॉट डिफाइन बोलते हैं, इसका कोई आंसर नहीं आता। तो हमने देखा कि 0 में 1 का तो भाग लग रहा है पर 0 में खुद का भाग नहीं लगता। फिर हाँ लेकिन 0 में बाकी नंबरों का भाग लगता है, बहुत सारे नंबरों का भाग लगेगा। लेकिन बच्चों प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन का पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले 1 का भाग लगे और खुद का भाग लगे तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ने वाले। तो बच्चों क्योंकि इसमें 1 का भाग लगा पर खुद के भाग में फेल हो गया, इसलिए हम इसको भी ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे 0 प्राइम है कंपोजिट तो बोल देना सर 0 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। मतलब 0 ना तो एक भाज्य संख्या होती है ना ही एक अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स। फैक्टर मतलब क्या होता है सर? बच्चों फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, या फिर बच्चों ये जो फैक्टर वर्ड मैंने लिखा है ना, फैक्टर को एक शब्द और बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइजर भी बोलते हैं, डिवाइजर, डिवीजर बोलते हैं ना, जो भाग करे उसको फैक्टर बोलते हैं। बच्चों अगर मान लो मैंने आपसे बोला 6 के फैक्टर बताओ, 6 के गुणनखंड बताओ, 6 के गुणनखंड, तो आपको बस ये देखना 6 में किस किस से भाग लग रहा है। तो बच्चों 6 में 1 का भी भाग लगता है, 2 का भी भाग लगता है, 3 का भी भाग लग रहा है और खुद 6 का भी भाग लग रहा है। बच्चों इतने सारे नंबरों से भाग लग रहा है तो ये सारे के सारे नंबर फैक्टर कहलाएंगे, ये सारे के नंबर फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर के साथ साथ इनको डिवाइजर भी बोलेंगे और बच्चों इनको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। तो उम्मीद है आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो फैक्टर मैंने इस तरीके से निकाले सोच सोच के कि इसमें इससे भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसी तरीके से बच्चों फैक्टर निकालने का एक तरीका और भी है। आपने बचपन से फैक्टर निकालना ऐसे भी सीखा होगा, इस तरीके से भी फैक्टर निकाले जाते हैं, जैसे कि 2 के पहाड़े में 3 बार में, 3 के पहाड़े में 1 बार में। बच्चों इस तरीके से काटेंगे तो हमने देखा 6 के जो टुकड़े निकले, 6 के टुकड़े निकले वो क्या निकले? 2 गुणा 3 निकले। और बच्चों जो 2 गुणा 3 है इनको भी हम फैक्टर ही बोलते हैं। तो फैक्टर निकालने के बहुत तरीके बच्चों, अगर हम इस तरीके से फैक्टर निकालते तो ज्यादा निकलते हैं, इस तरीके से फैक्टर निकालते तो थोड़े कम निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझना, पर दोनों तरीके करेक्ट हैं, दोनों तरीके अपनी जगह पे करेक्ट हैं, है ना। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर आपने जो फैक्टर निकाले उसमें 6 है, पर आपने इधर जो फैक्टर निकाले उसमें तो 6 है ही नहीं। बच्चों 6 है ना, 2 और 3 की गुणा करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 इसके अंदर है, आप बस देख सकते हो, नजरों मन की आंखों से देखो। आप कहोगे सर आपने फैक्टर में 1 निकाले, इसमें तो 1 है ही नहीं। बच्चों है ना, ये देखो 2 3 और ये लास्ट में 1 भी है, इस वाले 1 को हम यहाँ पे गुणा में दिखाते नहीं है, ठीक है ना, पर ये 1 भी होता है फैक्टर के अंदर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ यार ये हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिन जिन नंबरों से भाग लग सकता है उन्हीं नंबरों को डिवाइजर बोलते हैं, यानी कि फैक्टर बोलते हैं, यानी कि गुणनखंड बोलते हैं। अगर अब आप ये फैक्टर समझ गए प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या कौन सी, तो इनको समझते हैं बच्चों। तो बच्चों को प्राइम नंबर को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक लाइन में आंसर कर देता हूं, एक लाइन में आंसर दे देता हूं। बच्चों को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 के बराबर हो। बच्चों ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। कहोगे सर HCF 1 के बराबर हो मतलब? बेटा ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ जाए उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। कहोगे सर एग्जांपल देके बताओ, मजा नहीं आया। तो बच्चों एग्जांपल देके कहानी को समझाता हूं। जैसे बच्चों मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है ना, एंड दूसरा नंबर है मेरे पास 6, 5 और 6। अब आप मुझे बताओ बच्चों इस नंबर में किस किस से भाग लग रहा
है बच्चों, इस नंबर में आप देखोगे 1 का भाग लग रहा है, 1 का भाग लग रहा है प्यारे बच्चों, और 5 का भाग लग रहा है। ऐसे बच्चों इसमें बताओ, इसमें किस किस से भाग लग रहा है? सर इसके अंदर 1 का भाग लग रहा है, सर इस वाले नंबर के अंदर 2 का भाग लग रहा है, सर इसके अंदर 3 का भाग लग रहा है, सर इसके अंदर 6 का भी भाग लग रहा है। इतने सारे नंबरों का भाग लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो अगर 5 को देखा जाए तो ये नीचे जो लिखे हैं 5 के फैक्टर हैं, और बच्चों 6 को देखो तो 6 के नीचे जो लिखे हैं वो 6 के फैक्टर हैं। बच्चों अब मुझे वो वाले फैक्टर बताओ जो दोनों में हो, दोनों में। क्या 5 इधर है तो इधर भी है? नहीं सर। 2 इधर है तो 2 इधर भी है? नहीं सर। बच्चों इधर जो फैक्टर हैं और इधर जो फैक्टर हैं, अगर दोनों में कुछ एक जैसा है तो वो दोनों में है 1, दोनों में 1 है, दोनों में 1 आ रहा है। मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान से सुनना, दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है निकल के? 1 आ रहा है। क्या 1 से बड़ा नंबर है जो दोनों में भाग कर सके? 1 से बड़ा नंबर दोनों के कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोला जाता है। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। बच्चों एक एग्जांपल और लेके चलता हूं जिससे ये बात आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो प्यारे बच्चों, मैंने एक नंबर लिया 13 और दूसरा नंबर मैंने लिया 15 नंबर लिया। अब आप मुझे बताओ ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बोलो बच्चों जिससे इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए, दोनों में भाग लग जाए। ऐसा नंबर बोलो जिससे दोनों में भाग लग जाए। कॉमन फैक्टर बोलो, कॉमन फैक्टर। आप कहोगे सर इस वाले नंबर में आप 1 का भाग कर सकते हो और इस वाले नंबर में भी आप 1 का भाग कर सकते हो। 1 के अलावा बताओ, 1 के अलावा, क्या 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है दुनिया में जिससे मैं इसमें भी भाग कर सकूं और इसमें भी भाग कर सकूं? तो आप बोलोगे सर नहीं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे आप दोनों में भाग कर सको। क्योंकि बच्चों मैं दोनों में सिर्फ 1 से भाग कर सकता हूं और 1 से बड़े नंबर से भाग नहीं कर सकता। तो मैं बोलूंगा इन दोनों का सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन वाला फैक्टर मतलब जिससे मैं दोनों में भाग कर रहा हूं, वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ 1 है। और बच्चों जब किसी दो नंबरों का HCF 1 आ जाए निकल के, कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, तो बच्चों ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों नंबर हमारे लिए को प्राइम हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब बच्चों मैं इसमें आपके लिए एक लास्ट एग्जांपल रखने जा रहा हूं, लास्ट एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर और है, सपोज करो यहां 6 लिख रहा है, यहां पर बच्चों 8 लिख रहा है और यहां पर 11 लिख रहा है। 11 3 नंबर ले लिए इस बार मैंने। अब बच्चों मुझे ऐसा नंबर बताओ जिससे तीनों में भाग लग जाए, तीनों में भाग लग जाए, तीनों में। आप कहोगे सर तीनों में भाग लग जाए, सर इसमें 2 का भाग लग जाएगा, सर इसमें 2 का भाग लग जाएगा, लेकिन बच्चों इसमें तो 2 का भाग नहीं लगेगा ना, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों आप ये बोल सकते हो कि इसमें 1 का भाग लग जाएगा, इसमें 1 का भाग लग जाएगा और इसमें भी 1 का भाग लग जाएगा। अब आप मुझे बताओ 1 के अलावा कौन सा नंबर है जो तीनों में भाग लगा सकता है, तीनों को काट सकता है? कहोगे सर ऐसा नंबर तो है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट वाला कॉमन वाला जो फैक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये तीनों नंबर हमारे लिए को प्राइम नंबर कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। उम्मीद है आपको सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, यानी कि एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है नंबरों की बच्चों जो हम सीखने वाले, बहुत शानदार तरीका है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर के टुकड़े करना, किसी नंबर के फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? टुकड़े करना। और प्राइम का क्या मतलब है? प्राइम वाले टुकड़े करना, प्राइम वाले। प्राइम वाले कौन से होते हैं सर? दिखाओ। मैंने कहा देखो, जैसे बच्चों मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 12 और बच्चों अगर मैं 12 के टुकड़े करना चाहूं, 12 के टुकड़े करूं, 2 से करता हूं, चलो 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों आप मुझे बताओ जो मैंने 12 के टुकड़े करे इसमें 2 कितनी बार आया? 2। आप कहोगे सर 2 तो 2 बार आया, क्योंकि बच्चों इसमें 2 बार आया, तो आपको यहां लिखना है 2 की पावर 2। अब मुझे बताओ 3 कितनी बार आया? आप कहोगे सर 3 तो 1 बार आया, तो गुणा में लिखोगे 3 की पावर 1। आपको ऐसा लिखना है। और बच्चों जब आप ऐसा लिखोगे तो ये जो फॉर्म आई निकल गई, ये जो आपने लिखा है बच्चों, इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ रही है बात? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बच्चों। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें ये जो 2 नंबर आ रहे हैं ना 2 और 3, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड और इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब बच्चों किसी और नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, चलो किसी और नंबर के भी प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार ट्राई करके देखते हैं यहां पर कि क्या आने वाले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चों मान के चलो मुझे किसी ने बोला कि सर आपने एक काम करो, 32
32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 32 के। तो प्यारे बच्चों 32 के जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, 2 से काटूंगा 16 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 8 आ जाएगा बच्चों, 2 से काटूंगा 4 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 2 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 1 आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ जब मैंने 32 के टुकड़े करे तो इसमें 2 आया, 2 और 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। इसको ऐसा लिखना है प्यारे बच्चों, जब आप इसको ऐसे लिखोगे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अपने फैक्टर तो बना दिए लेकिन प्राइम नंबर की फॉर्म में बनाए, अभाज्य संख्या के रूप में बनाए। इसी तरीके से बच्चों एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन और करके देखते हैं, कौन सा सर दिखाओ। मान लो बच्चों मुझे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 26 का, तो क्या करूंगा, 2 से काटूंगा कितना आएगा, 13 आएगा, 13 से काटूंगा कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा जब मैंने 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 26 के फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, 13 कितनी बार आया, 13 भी 1 बार आया बच्चों। देखो ये दोनों ही नंबर हमारे लिए प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इस फैक्टराइजेशन को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब सवाल ये सर ये आप सिखा तो रहे हो पर इसका करेंगे क्या, इससे होगा क्या। तो प्यारे बच्चों इसकी हेल्प से हम अब सीखने वाले HCF और LCM निकालना, कि दो नंबरों का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, उसके लिए मदद करता है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी था। फटाफट नोट करो, चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखने वाले हैं कि HCF और LCM कैसे निकाला जाए। बच्चों HCF को बोला जाता है लैसे और LCM को बोला जाता है मैसे, ठीक है ना। HCF और LCM निकालना सीखेंगे, दो नंबरों का HCF LCM कैसे निकाला जाता है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों HCF और LCM निकालने से पहले इसका नाम समझ लेते, क्या है नाम समझ लेते बच्चों। यहां पर H का मतलब होता है हाईएस्ट, H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, और C का मतलब होता है यहां पर कॉमन, C का मतलब होता है यहां पर कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। तो बच्चों ये हो गई HCF की फुल फॉर्म, ध्यान से समझना, ये HCF की फुल फॉर्म है, HCF की फुल फॉर्म है। तो HCF को क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जिससे भाग लग जाए, ठीक है ना। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो टेंशन मत लो, खाली नाम देखो क्या है। और दूसरा नाम है LCM। बच्चों LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, यहां पर कॉमन के बाद फैक्टर नहीं आता, मल्टीपल आता है बच्चों, मल्टीपल क्या आता है, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ये हो गई किसकी फुल फॉर्म, LCM की फुल फॉर्म हो गई प्यारे बच्चों, LCM। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको मैं HCF बोलूं ना, HCF इसको हिंदी में बोला जाता है मैं से, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं से, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और बच्चों जिसको मैं LCM बोलूं ना, LCM इसको बोला जाता है हिंदी में ले से, शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, ले से बोला जाता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अब सवाल ये सर चलो ठीक है नाम तो हम समझ गए, नाम तो समझ गए, अब LCM और HCF निकाला कैसे जाता है ये और बता दो। तो आओ बच्चों हम सीखते हैं HCF और LCM निकालना, कि किस तरीके से HCF और LCM निकाला जाता है। तो बच्चों मान के चलो कि मेरे पास एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है मेरे पास में 18, और मुझे किसी ने बोला इन दोनों नंबरों का HCF और LCM निकाल के दिखाओ। तो बच्चों इनका HCF और LCM निकालना एकदम बच्चों वाला काम है, ध्यान से समझना बस खाली। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर के टुकड़े करने, यानी कि फैक्टर करने। 2 से काटो 6 बार में गया, 2 से काटो 3 बार में गया, 3 से काटो 1 बार में गया। इसी तरीके से बच्चों आपको 18 के टुकड़े करने, जब आप 18 के टुकड़े करोगे तो 2 से काटो कितनी बार में गया, 9 बार में गया, 3 से काटो 3 बार में गया, फिर 3 से काटो यहाँ पर 1 बार में जाएगा। तो ये हमने 12 के भी फैक्टर कर लिए और 18 के भी फैक्टर कर लिए, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं बच्चों। और फैक्टर करने के बाद अब आप इनको लिखो कि 12 के क्या फैक्टर आए। तो सर यहाँ पर 12 के जो फैक्टर आए इसमें 2 कितनी बार आया बच्चों, इसमें 2 आया 2 बार, और प्यारे बच्चों इसमें 3 कितनी बार आया, इसमें 3 आया 1 बार। इसी तरीके से बच्चों जब मैंने 18 के फैक्टर किए तो 18 के फैक्टर में 2 कितनी बार आया, सर 2 आया 1 बार, और बच्चों इसमें 3 कितनी बार आया, सर इसमें 3 आया 2 बार। अब बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पर HCF एंड LCM। तो HCF और LCM निकालने की ट्रिक समझना, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मान के चलो किसी बच्चे को निकालना है LCM, मान लो किसी बच्चे को निकालना है LCM। LCM किस किस का निकालना है, एक तो 12 का निकालना है, कोमा लगा देते, और दूसरा किसका निकालना है, 18 का। इन दो नंबरों का LCM निकालना है। 12 और 18 का LCM क्या होगा, तो बच्चों LCM को समझना। अब आप मुझे बताओ यहाँ L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लोवेस्ट, अभी बताया था मैंने, L का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब कम, लोवेस्ट मतलब कम से कम। लेकिन बच्चों जब आप LCM निकालोगे तो आप कम से कम ना देख करके आप देखो ज्यादा से ज्यादा, ये ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से समझना। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट, लेकिन आप मेरे कहने से क्या याद करो, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट
हाईएस्ट याद करो, उल्टा याद करो। तो बच्चों दोबारा बताओ, एल का मतलब लोवेस्ट, लेकिन आपने क्या याद करा, हाईएस्ट। अब ये हाईएस्ट कहां पे लगाना वो सुनो। आप मुझे बताओ यहां पर देख करके, सारे बच्चे मुझे बताओ देख करके, यहां पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर किधर है, बड़ी पावर किधर है? आप कहोगे सर बड़ी पावर तो 2 की पावर 2 है, तो बच्चों यहां लिख दो 2 की पावर 2। अब आप इसी तरीके से मुझे बताओ 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में बड़ी वाली पावर यानी कि हाईएस्ट पावर कौन सी है? आप कहोगे सर बड़ी पावर 3 की पावर 2 है, तो प्यारे बच्चों यहां 3 की पावर 2 लिख दिया। अब आप इसको कर दो सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहां पर 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 की 4 में गुणा करोगे 36 आ जाएगा। इसका मतलब 12 और 18 का जो एलसीएम बना बच्चों वो 36 यानी कि 36 आया निकल के। अब इसी तरीके से मान लो आपको निकालना है एचसीएफ, कहोगे सर एचसीएफ कैसे निकलेगा वो और बता दो। किस किस का निकालना है, 12 का और 18 का। तो बच्चों इन दो नंबरों का एचसीएफ कैसे निकलेगा वो समझो। आपको पता है एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है सर हाईएस्ट, हाईएस्ट। लेकिन आप मेरे कहने से हाईएस्ट याद मत करो, आप याद करो लोवेस्ट। उल्टा करो, आप उल्टा कर दो। ये कब करते हैं सर, ये तब करते जब हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। दोबारा पूछता हूं आपसे, एच फॉर हाईएस्ट, लेकिन आपने क्या याद करा, लोवेस्ट। अब आप मुझे बताओ बच्चों इन दोनों में लोवेस्ट पावर कौन सी है, छोटी पावर कौन सी है? आप कहोगे सर छोटी वाली घात तो 1 है। और बच्चों इस वाले में बताओ, इसी तरीके से इस वाले बताओ छोटी वाली पावर किधर है? सर छोटी पावर तो 3 की पावर 1 है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 की गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? सर 6 आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं इन दोनों नंबर को जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आया, 6 निकल के आया। इस तरीके से हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो क्या बात है वो इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से देखना। ये नंबर है 12 और ये वाला नंबर है 18। ये नंबर है 12 और ये नंबर है 18। जब बच्चों मैंने इसका निकाला एलसीएम, तो एलसीएम ऐसा फील हो रहा है, एल का मतलब लोवेस्ट, एल का मतलब लोवेस्ट। ऐसा लग रहा है कोई छोटी वैल्यू आएगी, ऐसा लग रहा है कोई छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब मैंने 12 और 18 का एलसीएम निकाला तो इन दोनों से बड़ा निकला, इन दोनों से बड़ा निकला 36। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों से बड़ा आ रहा है निकल के, उल्टा हो रहा है। और बच्चों यहां पर जब मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो एच का मतलब था हाईएस्ट। ऐसा लग रहा है शायद इन दोनों से बड़ा मिलेगा, पर बच्चों नहीं, और जो इसका एचसीएफ निकल गया वो इन दोनों से छोटा निकल गया। ये बात भी आप याद रखना जो हमारे आगे बड़ी काम आने वाली है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। एक एग्जांपल और सिखा रहा हूं जिसमें आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से मान लो हमने ये दो नंबर लिए 24 और 42 और किसी ने बोला सर इनका ना आप ना एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाओ, एचसीएफ भी निकाल के दिखाओ और एलसीएम भी निकाल के दिखाओ। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं सर, अभी अभी बताया था। 24 के टुकड़े कर दो प्यारे बच्चों, 2 से काटो कितना आएगा, 12 आएगा। 2 से काटो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से काटो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से काटो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से 42 के टुकड़े करो, 42 के बच्चों जो 42 के करोगे 2 से काटोगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब 3 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, और बच्चों जब 7 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसके टुकड़े आए निकल के। अब ये जो टुकड़े निकल करके आया, आप यहाँ पर ध्यान से समझना, 24 के जो टुकड़े बने उसमें 2 कितनी बार आया, 2 आया सर 3 बार। और उसमें 3 कितनी बार आया बच्चों, 3 आया उसमें 1 बार। और जब हमने यहाँ पर 42 के टुकड़े किए, 42 में 2 कितनी बार आया सर 1 बार। 3 कितनी बार आया सर 1 बार। 7 कितनी बार आया सर 1 बार आया। तो बच्चों ये नंबरों के फैक्टर निकल करके आए। अब निकालते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले एक बात याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात दोस्त ये है, अगर इसमें 2 की कुछ पावर है तो इसमें भी 2 की कुछ पावर होनी बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए। और अगर इसमें 3 की कुछ पावर है तो इसमें भी 3 की कुछ पावर होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। और अगर इसमें 7 की कुछ पावर है तो उस वाले के पास भी 7 की कुछ पावर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नीचे वाले के पास 7 की पावर है पर ऊपर वाले में 7 नहीं है। और जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास नहीं होगा उसमें आप चाहो तो उस नंबर की पावर 0 लगा के भी लिख सकते हो, उस नंबर की पावर 0 लगा के लिख सकते हो। क्योंकि बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब आंसर 1 आता है निकल के, तो वहां 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, अगर इसमें 2 की पावर है तो इसमें भी 2 की पावर होनी चाहिए। इसमें 3 की पावर तो इसमें भी 3 की पावर होनी चाहिए। इसमें 7 की पावर तो इसमें भी 7 की पावर होनी चाहिए। और अगर कोई चीज नहीं है और हम उसको लिखना चाहते हैं तो उसकी पावर 0 लगा के हम लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अब निकालेंगे बच्चों एचसीएफ और एलसीएम। मान के चलो किसी बच्चे को निकालना है एलसीएम, किस किस का एलसीएम निकालना है सर 24 का, और किसका निकालना है 42 का। इन दो नंबरों का एलसीएम निकालना है बच्चों। एल का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट। लेकिन आप क्या देखोगे, हाईएस्ट। उल्टा देख के चलो बच्चों, हाईएस्ट देखो। बताओ 2 की कौन सी वाली पावर बड़ी पावर है, आप कहोगे सर 2 की 3 पावर बड़ी पावर है। इसी तरीके से बच्चों बताओ इनमें 2 3 की कौन सी पावर बड़ी है, कहोगे सर 3 की 1 पावर इससे बड़ी पावर तो कहीं पे भी नहीं है, ना यहां पर है ना यहां पर है। तो 3 की सबसे बड़ी पावर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1, इससे बड़ी पावर नहीं है।
है। और बच्चों 7 की कौन सी पावर ज्यादा बड़ी यहाँ पर, क्योंकि सर 7 की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 1। तो बच्चों अब इन सबको गुणा करना है। आप मुझे बताओ 2 की 3 पावर कितना होता है 8, और गुणा में चल रहा है 3 और गुणा में चल रहा है 7। बेटा 8 3 24 और 24 की गुणा कर दो 7 से। अरे बच्चों ये बनेगा आपका 168 यानी कि 168। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब हम निकाल के देखते हैं यहाँ पर HCF। तो बच्चों अब हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे HCF चाहिए, HCF चाहिए, किस किस का चाहिए सर 24 का, और किसका चाहिए 42 का चाहिए। तो कैसे निकलेगा HCF? बच्चों H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर कौन सी लेनी है, लोवेस्ट पावर लेनी, छोटी पावर लेनी है। बताओ दोनों में छोटी वाली पावर कौन सी है सर 2 की पावर 1। यहाँ 3 की छोटी पावर कौन सी है सर 3 की पावर 1 से छोटा कुछ है ही नहीं, यही पावर है बस जो भी है, ठीक है। अब बताओ इसमें छोटी पावर कौन सी है। अब बच्चों तुम्हें पता है 2 की पावर 1 जो होता है वो तो 2 ही रहेगा, और 3 की पावर 1 भी 3 रहेगा, लेकिन 7 की पावर का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि किसी की पावर 0 आ जाए तो आंसर कितना आता है 1, और 2 की गुणा 3 में करोगे प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा 6 आएगा। इस तरीके से आप इनका HCF भी निकाल पाओगे। इस तरीके से बच्चों आप HCF और LCM सीख चुके हो। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल सिखाऊंगा जिसमें आप 2 से ज्यादा नंबर मतलब 3 नंबरों का HCF और LCM निकालना सीखोगे। 3 नंबर का, 3 क्या बच्चों 5 500 कितने भी नंबरों का आप HCF और LCM भी निकाल सकते हो। आओ 3 नंबर का सीखें। बच्चों मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है मेरे पास में 24, और बच्चों मान लो तीसरा नंबर है मेरे पास में 32, और मुझे इन तीनों नंबरों का निकालना है HCF और LCM इन 3 नंबरों का। तो कैसे निकाले, तो सबके टुकड़े कर दो फैक्टर, 2 से काटो 9 बार में जाएगा, 3 से काटो 3 बार में जाएगा, 3 से काटो 1 बार में जाएगा, फिर इसको 2 से काटो 12 आ जाएगा, 2 से काटो 6 आएगा, 2 से काटो 3 आएगा, 3 से काटो 1 आएगा, फिर इसको काटो 2 से काटो 16 आएगा, 2 से काटो 8 आएगा, 2 से काटो 4 आएगा, 2 से काटो 2 आएगा, और 2 से काटो 1 आएगा। अब बच्चों इनके फैक्टर को हम एक एक करके यहाँ लिखना शुरू करेंगे। अब इनके फैक्टर को हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। बताओ बच्चों 18 के जो फैक्टर बने उसमें 2 कितनी बार आया 1 बार, 3 कितनी बार आया सर 2 बार आया। इसी तरीके से बच्चों जब मैंने 24 के फैक्टर बनाए, तो 24 के फैक्टर में 2 कितनी बार आया सर 2 आया 3 बार, और इसी तरीके से 3 कितनी बार आया सर 3 आया 1 बार। अब इसी तरीके से बच्चों मुझे ये बताओ जब मैंने यहाँ 32 के फैक्टर बनाए, 32 के फैक्टर इसमें 2 कितनी बार आया, कहोगे सर इसमें 2 आया 5 बार आया सर 5 बार, 2 आया 5 बार, ठीक है। बस ये सारी चीजें ही हमारे पास निकल गए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें 3 नहीं है। जिसमें नहीं होता वहां पर क्या करें सर, वहां पर उस नंबर की पावर 0 बना लो। बिल्कुल बच्चों यही तो सिखाया था। अब आओ इसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। बच्चों अगर मुझे LCM निकालना है, LCM तो L का मतलब क्या होता है लोवेस्ट, लेकिन पावर कौन सी लेनी है हाईएस्ट। अब तो मुझे बताओ बड़ी पावर कौन सी, इन सब में से बड़ी पावर कौन सी है, कहोगे सर बड़ी वाली पावर तो 5 है, तो बच्चों 2 की पावर 5 लेकर के यहाँ पे चलना है। इनटू में आ जाओ 3 की बड़ी पावर बताओ यहाँ पर कौन सी है, कहोगे सर 3 की सबसे बड़ी पावर तो 2 है, तो प्यारे बच्चों 2 की पावर 5 होता है 32, और 3 की पावर 2 होता है 9, और इन दोनों की गुणा कर दो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, बच्चों 288 इसका LCM निकल करके आ जाएगा। आओ हम HCF पे बात करते हैं, HCF कितना आने वाला है। इसी तरीके से हम इसका HCF सीखने वाले हैं। बहुत आसान काम है बच्चों, आप डरा मत करो, बस खाली मेरे साथ रहा करो। देखो HCF निकालेंगे, H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, लेकिन देखना क्या है लोवेस्ट। अब इन दोनों में लोवेस्ट देखो बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट कौन है, कहोगे सर इसमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट है 2 की पावर 1, और बच्चों इनमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट कौन है, कहोगे सर 3 की पावर 0। तो प्यारे बच्चों 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 0 होता है 1, गुणा करेंगे आंसर आएगा 2। इस तरीके से इसका HCF भी निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको HCF और LCM निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते बच्चों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने HCF और LCM निकालना सीख लिया। अब हम सीखने वाले HCF और LCM के बीच का संबंध, इनके बीच में गहरा संबंध होता है, दोस्ती होती है, ठीक है। हम सीखने वाले रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM। तो अब हम ये कवर करने वाले हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आपस में कोई गहरा कनेक्शन है वो है क्या, तो उसको समझाता हूं। बच्चों से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। देखो आपको मैं बता दूं 4 और 6 का जो HCF होता है वो 2 होता है, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, बाकी होता यही है। 4 और 6 का HCF जो होता है वो कितना होता है 2, और बच्चों 4 और 6 का जो LCM होता है वो कितना होता है 12 होता है। आप निकाल के देखोगे तो यही आएगा। अब इसमें मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं उस पर गौर करना खाली, ठीक है। तो बच्चों यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, हमारे पास पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 4, पहला नंबर 4 है, और दूसरा नंबर क्या है बच्चों, दूसरा नंबर है 6। पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर है 6, और उन दोनों नंबरों का HCF 2 और LCM कितना आ रहा है 12। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, ये जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर मैं इसको नाम दे देता हूं A का, कि मेरे पास जो पहला नंबर है यानी कि A वो कितना चल रहा है 4 चल रहा है। और बच्चों मेरे पास जो दूसरा नंबर है इसको मैं नाम दे रहा हूं B का, दूसरा नंबर है जो B वो कितना चल रहा है 6 चल रहा है। और बच्चों ये चल रहा है इनका HCF, और बच्चों मैं HCF को लिख रहा हूं इधर, HCF कितना चल रहा है 2 चल रहा है। अब इसी तरीके से मैं यहां पे लिखूंगा इसका LCM, और LCM जो निकल के आया वो बच्चों कितना है निकल के 12 निकल करके आया, 12 निकल करके आया, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों नंबरों को लिख दिया जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं, और मैंने उन दोनों का HCF और LCM भी लिख दिया। अब बच्चों देखो
देखो इन दोनों में गहरा कनेक्शन क्या है। आप ना मेरे कहने से एक काम करो, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करो, यानी कि गुणा करो, और गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 4 6 24, 24 मिलेगा। ऐसे बच्चों इन दोनों नंबरों की भी गुणा करो, तो यहां पे भी मिलेगा 12 दूनी 24 बच्चों, यहां पे भी 24 मिलेगा। अरे सर ये तो बराबर आ गए, हाँ बराबर आ गए। तो यहां पर बच्चों ये हर बार ट्रू होगा। आप दुनिया में कोई भी दो नंबर ले लो, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखो, आप ये पाओगे कि उन दो नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर, और उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर, दोनों हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर हमारे सामने एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बन गया कि कोई भी दो नंबर लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, और उन नंबरों का जो एचसीएफ है उसकी मल्टीप्लाई करो, किसके साथ, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है। बच्चों ये सीखने लायक बात है, यहां पर ये नोट करने वाली बात है। यहां पर कोई भी दो नंबर लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले को सीख के क्या होगा, इसका फायदा क्या है, तो आओ मैं आपको इसका फायदा भी दिखा देता हूं बच्चों। यहां पर अब बच्चों ये जो हमने फॉर्मूला सीखा, इसको लगाना कहां पर है, किस तरह के क्वेश्चनों पे लगाना है। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा सवाल पेपर के अंदर बनता है, क्या दिया गया है कि भाई एचसीएफ इन दो नंबरों का कितना दिया है, 9, एलसीएम निकालना इन दो नंबरों का कितना होगा। देखो बच्चों यहां पर दोबारा सुनो, इन दो नंबरों का एचसीएफ दिया 9 और इनका एलसीएम बताना, तो आप पता है क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर कि हमारे पास पहला नंबर ए कितना चल रहा है, 306, फिर लिखोगे दूसरा नंबर बी कितना चल रहा है, 657, और इन दोनों का एचसीएफ यहां पर लिख दो, एचसीएफ कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, 9 चल रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, हमें बताना है एलसीएम, तो एलसीएम नहीं पता वो क्या होगा। तो बच्चों हमें एलसीएम नहीं पता तो क्या हुआ, हमें फॉर्मूला तो मालूम है, हमें पता है फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, मल्टीप्लाई में एलसीएम। बच्चों ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हमें कोई तीन बात मालूम और चौथी बात हमें पता करनी हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। और बच्चों देखो हमें तीन बात पता है और चौथी हमें फाइंड करनी है, तो प्यारे बच्चों ए की जगह पर रख दो ए की वैल्यू यानी कि 306, और बच्चों बी की जगह पर बी की वैल्यू रख दो यानी कि 657, और प्यारे बच्चों बराबर में आ जाओ एचसीएफ पे जो कि चल रहा है 9, और गुणा में क्या पता करना है, हमें पता करना है सर एलसीएम, हमें एलसीएम पता करना है। तो बच्चों अब यहां पर क्या करो, ये जो गुणा की संख्या 9 चल रही है इसको भाग में भेज दो डिवाइड में, तो प्यारे बच्चों 306 और गुणा में 657 और बटे में आ जाएगा 9, और यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसको 9 से काट दो, 9 से जो नंबर कटे उसको कैंसिल कर दो आप, हाँ ठीक, 9 से जिस नंबर को कैंसिल करना है उस नंबर को आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पर 9 एकम 9, और बच्चों देखो 9 तिया 27, 3 बचा होगा, और 9 चौक 36 यानी कि 34 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप 34 की मल्टीप्लाई कर लेते हो 657 में, तो आपका आ जाएगा एलसीएम। तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, और ये आपका इस तरीके से एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां पर एलसीएम निकालना समझ में आया होगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले को कब लगाना है, सर तब लगाना है जब हमें तीन बातें पता हो और कोई फोर्थ बात हमें पता करनी हो, तब इस फॉर्मूले को लगाया जाता है। और फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमेशा बराबर होता है उन दो नंबरों का एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उम्मीद है बच्चों आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन भी समझ में आया होगा। अब बच्चों हम बढ़ते अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, आखिरी टॉपिक जिसमें हम क्या करने वाले हैं, किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं ये सीखने वाले। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इर्रेशनलिटी ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को नोट करो, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो बच्चों अगर आपको प्रूवमेंट देना है इर्रेशनलिटी ऑफ ए नंबर, किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, मतलब किस तरह के सवाल करने वाले हैं सर, बेटा ये सवाल पेपर में जरूर आता है, हर साल एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करके चल रहा है हम लोगों को। मतलब हमें एग्जाम में बोला जाता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, इस बात को प्रूव करो, इस बात को प्रूव करो। इसी तरीके से हमसे बोला जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। इसी तरीके से हमसे बोला जाएगा √5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इस बात को क्या करो, प्रूव करो, प्रूव करो। बच्चों ये बोला जाएगा, भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना, हमें पता है कि मेरे पास अगर एक पेन है, पेन, तो और कोई मुझसे बोले भाई ये पेन, इस बात को प्रूव कर, मैं बोलूं पेन है, वो बोले नहीं प्रूव कर। तो बच्चों इसी तरीके से हमें ये बात मालूम है कि सारे नंबर रूट वाले जो होते हैं, ये वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं,
लेकिन पेपर में क्या आएगा, इसको प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर होते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना। देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिखा है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, बिना पॉइंट वाला नंबर, अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो और बच्चों उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर, और उसमें किसी प्राइम नंबर से भाग करते हो, है ना, अगर उसमें किसी प्राइम नंबर से भाग कर रहे हो और उसमें भाग लग गया, अगर ये वाली बात सही है तो बच्चों उस पॉजिटिव इंटीजर में भी प्राइम नंबर का भाग लगेगा, उस पॉजिटिव इंटीजर में प्राइम नंबर का भाग लगेगा। पहली बात तो ये, जब मैंने ये बात लिखी और मैंने आपको समझाई तो आपको कुछ समझ में नहीं, एकदम फालतू लगा। तो बच्चों इसीलिए मैं आपको इस बात को समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के थ्रू समझने इस बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, पहले मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। मान लो बच्चों मैंने पॉजिटिव इंटीजर में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते जाएंगे, ये हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और बच्चों हमसे किस नंबर पे बात की, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं सर, बेटा देखो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर पे हमारे पास आने वाला है यहां पर बच्चों 2 से शुरू होगा। ये कौन से नंबर है सर, ये नंबर है प्राइम नंबर वाले। कौन कौन सा आएगा इसमें, 2 आएगा, 3 आएगा, और बच्चों 2 के बाद 3 के बाद आएगा यहां पर 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ये सारे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर कौन से, प्राइम नंबर। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेकर के उसका स्क्वायर करूंगा, पॉजिटिव नंबर लेकर उसका क्या करूंगा, स्क्वायर। मान लो बच्चों मैं यहां से एक पॉजिटिव नंबर लेता हूं और वो पॉजिटिव नंबर मैंने लिया 6, और बच्चों मैंने यहां पे एक पॉजिटिव नंबर लिया, ध्यान समझना, मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया, मैंने लिया 6, ठीक है। और ये जो 6 लिया बच्चों मैंने क्या करा, इस 6 का कर दिया स्क्वायर, 6 का क्या कर दिया स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर लिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों मैं इसमें भाग करूंगा, भाग किससे भाग करूंगा, प्राइम नंबर से, और बेटा उसी प्राइम नंबर से भाग करूंगा जिससे भाग लग सकता है, सबसे नहीं करूंगा। सोचो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 36। तो बच्चों इसका स्क्वायर जो 36 होता है, 36 में किस किस का भाग लगेगा सर, 36 में 2 का भाग लग सकता है, 3 वाले प्राइम नंबर का भाग लगेगा, और किसी प्राइम नंबर का भाग नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके जो 36 आने वाला है उसमें या तो 2 का भाग लगेगा या 3 का भाग लगेगा, और किसी नंबर से भाग नहीं लगने वाला। तो बच्चों यहां पर देखो, अगर 36 में 2 और 3 का भाग लग रहा है तो 36 किसका स्क्वायर करने के बाद आया था, 36 6 का स्क्वायर करने के बाद आया था। तो प्यारे बच्चों इस 6 में भी उस 2 और 3 का भाग जरूर लगेगा, उस 6 में भी उस 2 और 3 का भाग जरूर लगेगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दोबारा समझो बच्चों, नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव नंबर लेना है। कैसा नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर, कोई सा भी एक नंबर ले लो। मान लो मैंने एक नंबर लिया 6, हमने एक नंबर क्या लिया, 6 लिया, फिर बच्चों हमने इसका कर दिया स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना आया, 36 आया। अब मैं इसमें करूंगा भाग, किससे भाग करूंगा, प्राइम नंबर से भाग करूंगा, अभाज्य संख्या से। तो बताओ किस किस प्राइम नंबर से भाग लग रहा है सर, 2 से भाग लग सकता है और 3 से लग सकता है, और किसी का भाग नहीं लग सकता। तो प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर जो 36 होता है, अगर 36 में 2 और 3 का भाग लग रहा है तो फिर इस 6 में भी 2 और 3 का भाग लगेगा, इस 6 में भी 2 और 3 का भाग लगेगा। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। तो वही चीज मैंने यहां पर बोली है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर के इंटीजर के स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का भाग लग जाता है, अगर ये वाली बात सही है तो बच्चों उस पॉजिटिव इंटीजर में मतलब उसका बिना स्क्वायर करे भी प्राइम नंबर का भाग लग जाएगा, तो ये भी सही होगा। मैंने ये बात आपको समझाई यहां पर, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक एग्जांपल और रखता हूं, थोड़ा और अच्छे समझते हैं बच्चों इस बात को। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो बच्चों मैंने इसी तरीके से इसमें से एक नंबर लिया 10, मैंने कौन सा नंबर लिया, 10 लिया। प्यारे बच्चों मैं यहां से 10 का स्क्वायर कर रहा हूं, 10 का स्क्वायर कितना होता है सोचो, 100। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, 100 आएगा। देखो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर लिया, फिर इसका क्या कर लिया, स्क्वायर आ गया। अब मैं ये देखूंगा उसमें किस किस प्राइम नंबर से भाग लग सकता है, किस किस प्राइम नंबर से भाग लग सकता है। तो बच्चों इसके अंदर जो प्राइम नंबर है जिनसे भाग लग सकता है वो सिर्फ 2 है या फिर वो 5 है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं लगेगा। बच्चों अगर इसमें सिर्फ 2 और 5 का भाग लग सकता है, इस वाले 10 में भी 2 और 5 का भाग लगेगा ही लगेगा। मतलब जिस नंबर को हम लेकर के चल रहे थे, अगर उसके स्क्वायर में 2 और 5 का भाग लगा, प्राइम नंबर का भाग लगा, तो वो जो नंबर शुरुआत में था उसमें भी उस 2 और 5 का भाग लगेगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप दुनिया में किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हो बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अब हम सीख लेते हैं कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। अब बच्चों फाइनली अब हम समझेंगे कि भाई हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं रूट वाले नंबरों को कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पेपर में ऐसा एक सवाल हर साल बनता है बच्चों, हर साल ऐसा सवाल आता है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रूव करो कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। हिंदी में
वाले बच्चों के लिए सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर बनता है बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी में सॉल्यूशन देने वाला हूं, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगा जिसमें मैं आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन दूंगा। पर मैं पूरे यकीन के साथ बोलता हूं ये दोनों मीडियम वाले बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो बच्चों ऐसे सवालों को जब भी पेपर में प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीज सिद्ध करनी है उसका उल्टा मान के चलना है। कैसे सर दिखाओ? मैंने कहा बच्चों देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको उल्टा मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है, ऐसे सिद्ध करेंगे। ये तरीका रहेगा इसको प्रूव करने का। दोबारा समझो, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे याद करो, अगर मुझे इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो बच्चों में इसको कुछ देर के लिए रैशनल मान के चलूंगा, उल्टा मान के चलूंगा, तो इसको प्रूव करेंगे। ये इसको प्रूव करने का तरीका है बच्चों। तो आओ इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कि माना, हमने मान लिया यहां पर कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये चीज मान के चलना है, परिमेय संख्या मान के चलना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हमारा तरीका रहेगा इसको लिखने का। माना कि √3 एक परिमेय संख्या, हमने उल्टा मान लिया इस बात को सिद्ध करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैंने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, अगर √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो बच्चों परिमेय संख्या की एक खास बात है, परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये परिमेय संख्या है तब मैं, पक्की बात है कि अपने √3 को, ये जो मेरा √3 है इसको मैं कैसा लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब सर का अब सवाल ये है कि ये P और Q क्या चीज है, ये भी हमें बताना पड़ेगा बच्चों कि P और Q क्या है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो बच्चों आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 बनाओगे और लिखोगे यहां पर लिखोगे कि जहां पर P तथा Q पूर्णांक हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे नंबर है, पूर्णांक है। बच्चों याद करो, जब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो रैशनल नंबर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि जिन नंबरों को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो दोनों नंबर पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होते हैं, दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए बच्चों। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या लिखोगे बच्चों? दूसरी बात यहां पर लिखना कि तथा ये जो नीचे वाला नंबर होगा, नीचे वाला नंबर Q, ये गलती से भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा बच्चों। रैशनल नंबर की खास बात होती है कि नीचे 0 नहीं आता। अब बस यहां पर एक नई चीज हम और ऐड करके चलेंगे, नई चीज और जोड़ के चलेंगे बच्चों, और वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको बड़े ध्यान से समझना। तो अब यहां पर हमारा तीसरा पॉइंट क्या ऐड करके चलेंगे, इसमें ये बड़ा काम का पॉइंट है बच्चों। यहां पर आप ये भी लिख के चलोगे यहां पर कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। ये भी आपको लिख के चलना है, सह अभाज्य संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये सवाल हो पाएगा। ये कह लो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट आपको जोड़ के चलना है। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि P और Q सह अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि बच्चों ये वाला P और ये वाला Q कोई ऐसे नंबर रहे होंगे जिनमें सिर्फ 1 का भाग लगेगा और किसी का भाग नहीं लगेगा, इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है बच्चों। सह अभाज्य का मतलब समझ में आया? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 के पहाड़े में आती हो, 1 के अलावा और किसी के पहाड़े में ना आती हो, जो सिर्फ 1 से कट पाए और किसी से ना कट पाए, उनको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक काम और करते हैं, यहां पर एक काम और करते हैं। अब देखो यार √3 बराबर कितना चल रहा है, P/Q चल रहा है। अब बच्चों √3 बराबर अगर P/Q चल रहा है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, ताकि रूट हट जाए। रूट हटने से सवाल थोड़ा आसान लगेगा, इजी लगेगा। तो आओ बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर। ऐसे सवालों में बच्चों दोनों तरफ वर्ग जरूर किया जाता है, स्क्वायर किए बिना आंसर नहीं आएगा। दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर बच्चों, इधर √3 के ऊपर लगेगा स्क्वायर और इधर लगेगा P/Q, और बच्चों इसके ऊपर भी लग जाएगा यहां पर स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों जैसे आपने स्क्वायर लगाया तो आप मुझे बताओ स्क्वायर से रूट कटेगा नहीं कटेगा? हाँ सर कट जाएगा स्क्वायर से रूट। बच्चों स्क्वायर से रूट कट गया, इधर क्या करेंगे, P के ऊपर स्क्वायर को लगा देंगे अलग, और बच्चों नीचे वाले Q के ऊपर स्क्वायर को लगा देंगे अलग। दोनों का स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या करा बच्चों, मैंने सबसे पहले यहां पर क्या किया, सबसे पहले इस नंबर को प्रूव करना था इरेशनल, पर मैंने मान लिया रैशनल, मतलब इसको अपरिमेय के बदले परिमेय मान के चल रहा हूं। और अगर मैं इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, P/Q के बराबर होती है। लेकिन P और Q हमेशा
हमेशा क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे वाला क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और बच्चों इस नंबर को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने एक तीसरी नई बात भी जोड़ दी यहां पर कि p और q कोई ऐसे नंबर रहे होंगे जो सह अभाज्य होंगे, मतलब उनमें 1 का ही भाग लगेगा और 1 के अलावा और किसी का भाग दोनों में नहीं लगेगा। ये बात हम मान के चलते हैं। फिर बच्चों हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ताकि रूट कट जाए। दोनों तरफ स्क्वायर करने से रूट कट गया, p और q का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये इसके नीचे 1 मान करके इनमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करनी है बच्चों। अब जब आप इसके अंदर क्रॉस गुणा करोगे तो देखो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 3q का स्क्वायर और बराबर में बचेगा बच्चों p का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 3 गुणा में चल रहा है, जो 3 गुणा में चल इसको भाग में लाना है, भाग में लेकर के आना है। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर के बटे में कितना लिखना है, 3 लिखना है। ये बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो संख्या शुरुआत में रूट के अंदर होती है, जो संख्या शुरुआत में रूट के अंदर होती है, आखिरी में क्या करना होता है, उस संख्या को या तो p के नीचे लाना होता है या q के नीचे लाना होता है। तो दोबारा सुनो, जो संख्या शुरुआत में रूट के अंदर होती है, स्क्वायर करने के बाद में जब उस संख्या को सॉल्व करते हैं तो वो संख्या या तो p वाले के नीचे आनी चाहिए या फिर q वाले के नीचे आनी चाहिए। तो बच्चों हम इसको p के नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है बच्चों, यहाँ पर ये जो p लिखा हुआ है p, ये p क्या है बच्चों, अभी ये बताओ ये p क्या है। तो आप कहोगे सर ये जो p है ये कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है। बच्चों देखो मैंने अभी यहाँ बताया था p और q, यहाँ पर बताया था p और q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये दशमलव का नंबर नहीं रहा होगा, ये कोई पूरा नंबर रहा होगा, या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। तो बच्चों ये कोई पूर्णांक, और इस पूर्णांक के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और बच्चों ये जो नीचे वाला नंबर ये क्या है, ये 3 कैसा नंबर है, सर ये 3 तो अभाज्य संख्या है। हाँ बच्चों, ये जो नीचे वाला नंबर चल रहा है ना, ये जो नीचे वाला नंबर चल रहा है ये प्राइम नंबर चल रहा है। कैसा नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर। ये जो ऊपर वाला नंबर चल रहा है ये कैसा चल रहा है, ये इंटीजर चल रहा है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कोई प्राइम नंबर, ये कोई इंटीजर है, और जो नीचे वाला नंबर है कोई प्राइम नंबर है। और बच्चों याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करे और उसमें किसी प्राइम नंबर से भाग लग जाए तो उस नंबर में भी प्राइम नंबर का भाग लगता है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, उम्मीद आपको याद होगा। याद दिला तो कौन सा कंसेप्ट, देखो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कंसेप्ट सिखाया था, याद करो याद करो। मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करें और उसमें प्राइम नंबर का भाग लगता है तो उस नंबर में भी प्राइम नंबर का भाग लग जाएगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। अब इसी कंसेप्ट को मैं अपने इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं, कैसे लगेगा वो बात आपको समझनी है यहाँ पर। अब इस कंसेप्ट को हम यहां लगाने वाले, आपको यहां पर इस बात को समझना है प्यारे बच्चों। देखो कोई नंबर है उसका स्क्वायर है, उसमें 3 का भाग लग रहा है और 3 एक प्राइम नंबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नंबर का स्क्वायर नहीं भी होता तो भी इसमें 3 का भाग लग जाता, इसका ये मतलब बना बच्चों। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे स्पष्ट है, यहां पर आप लिखोगे स्पष्ट है। स्पष्ट है का मतलब साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि p स्क्वायर 3 से भाज्य है। p स्क्वायर 3 से क्या है बच्चों, भाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग लग रहा है। अगर p स्क्वायर 3 से भाज्य है तब हम ये बात भी कह सकते हैं कि p जो होगा p भी 3 से भाज्य होगा। बच्चों यही चीज तो मैंने आपको सिखाई थी, यही तो कंसेप्ट सिखाया था, और इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दोबारा सुनो मैंने क्या करा, ऊपर वाला कोई नंबर और उसका स्क्वायर हो रहा है। अगर किसी नंबर के स्क्वायर में प्राइम नंबर का भाग लग रहा है, प्राइम नंबर का, तो इसका मतलब ये हुआ अगर उस नंबर के स्क्वायर में प्राइम नंबर से भाग लग रहा है तो उस नंबर के स्क्वायर नहीं भी होगा तो भी उस प्राइम नंबर से भाग लगेगा। ये चीज मैंने आपको यहां पर सिखाई है, और तुरंत इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। बच्चों अगर यहां तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, जो वाली जो लाइन आई है यहां पर इसको ध्यान से देखना। यहां पर मैंने क्या बोला कि p जो है p भी 3 से भाज्य होगा। p भी किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। मतलब p कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग लग रहा है। p कोई ऐसा नंबर है जिसमें किसका भाग लग रहा है, 3 का भाग लग रहा है। बच्चों ध्यान से समझना, अगर p कोई ऐसा नंबर है जिसमें कितने का भाग लग रहा है, 3 का। देखो मैंने खुद लिखा भी यहां पर, p कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग लगेगा, तो p कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग लगेगा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। और बच्चों जब p में 3 का भाग लगेगा तो कुछ तो आएगा ना, वो कुछ क्या होगा हमें नहीं पता, पर कुछ जरूर आएगा। बच्चों वो जो कुछ आएगा मान लेते वो x आएगा, तो ये मैंने मान लिया ये
ये मैंने मान लिया कि p में अगर 3 का भाग लगेगा तो p में 3 का भाग करके कुछ आएगा, उस कुछ को मैंने x मान लिया अपनी तरफ से। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो भाग वाला 3 इसको उधर लेके जाना है, इसको आपको उधर भेजना है। जैसे आप उधर भेजोगे तो p बराबर कितना बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा 3x। इस 3 की गुणा उधर कर दी तो p बराबर आपके पास 3x निकल करके आया। 3x निकल गया। इसका आपको क्या करना है, इसको आपको उठाना है, मतलब p की इस वैल्यू को उठाना है और बच्चों p में इस जगह पे रख देना है, यहां पर जहां मैंने एरो लगाया। दोबारा सुनो, p की ये जो वैल्यू निकल के आई है, इस p की वैल्यू को उठाना है और p की जगह पे रख देना और आंसर आ जाएगा। देखो p की जगह पे रखना है इसको, तो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे p की जगह पर हम इसको कैसे रखेंगे। बच्चों यहां तक आप नोट डाउन कर लेना। अब मैं इसको इधर की साइड में कर देता हूं और यहां से हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर दोबारा समझो, मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। तो प्यारे बच्चों इस जगह से करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे q का स्क्वायर, लिख दिया। अच्छा यहां पर क्या चल रहा है, p का स्क्वायर, लेकिन p की जगह क्या लिख सकता हूं, 3x। तो बच्चों यहां पर डाल दो p की जगह पर 3x, इसका स्क्वायर बटे में कितना चल रहा है 3। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर बटे में कितना चलेगा 3। तो इन सब का स्क्वायर कर दिया बच्चों मैंने। 3 से 9 को काटो, जब बच्चों 3 से 9 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3 से 9 कटेगा 3 बार में। अब क्या करने वाले बच्चों, इस वाले 3 को उठा के लाएंगे डिवाइड में। जब ये 3 डिवाइड में आएगा तो बनेगा q स्क्वायर बटे में 3 बराबर में x स्क्वायर। मैंने क्या सिखाया था बच्चों, ये वो 3 है जो शुरुआत में रूट में था, तो इस वाले 3 को या तो p के नीचे रखना है या q के नीचे। तो यहां पर बच्चों मैंने किसके नीचे रख दिया, इसको q के नीचे रख दिया। अब क्या करें सर, मैंने कहा बच्चों एक काम करते, इसको थोड़ा और तरीके से लिखते, थोड़ा और तमीज से लिखते हैं। x स्क्वायर बराबर करके लिखते हैं। x स्क्वायर बराबर कितना बन चुका है, ये बन चुका है q स्क्वायर बटे में 3। बच्चों मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसको ढंग से लिख दिया कि x स्क्वायर मेरा इसके बराबर है, तो मैंने इसको दोबारा तरीके से लिख दिया। अब यहां समझने वाली बात देखना बच्चों, ये जो ऊपर वाला क्यों चल रहा है, क्यों, ये क्या है सर बच्चों, अभी याद करो ये क्या है, ये कोई पूर्णांक है, पूर्णांक पूरा अंक, ये कोई पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। और ये जो नीचे वाला नंबर ये कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। याद करो ये नीचे वाला कोई अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 3 का यानी कि अभाज्य संख्या का भाग लग रहा है तो इसका मतलब इस नंबर में भी 3 का भाग लगेगा। ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर आप इस बात को कैसे लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे कि स्पष्ट है, ऐसे लिखोगे स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य। तब हम ये बात कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि क्यू जो होगा, क्यू ये क्यू भी 3 से, ये क्यू भी 3 से भाज्य, क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्यू भी किससे भाज्य होगा बच्चों, 3 से भाज्य होगा। और प्यारे बच्चों इसको मान लो समीकरण नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या प्रूव करा था, यहां पर प्रूव करा था बच्चों हमने कि जो p होगा, p ये किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। ये पहली समीकरण थी। और बच्चों दूसरी समीकरण में हमने क्या प्रूव करा, जो q होगा वो भी किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। दूसरी समीकरण में हमने ये प्रूव करा, ठीक है ना। पहली समीकरण में हमने बताया कि p जो होगा वो 3 से भाज्य होगा और दूसरी बताया q भी 3 से भाज्य होगा। मतलब p कोई ऐसा नंबर है जो 3 से कटेगा और यहां पर q भी 3 से भाज्य होगा, मतलब q भी कोई ऐसा नंबर जो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। लेकिन बच्चों मैं शुरुआत में जो आपसे बोल करके चला था, यहां पर देखो शुरुआत में जो मैं लिख करके चला था, ध्यान से समझना बच्चों। शुरुआत में जब मैंने 3 बातें यहां पे लिखी थी तो यहां पर जो तीसरी बात मैंने लिखी थी इसमें मैंने ये बोला था कि p और q दोनों कैसे होंगे, सह अभाज्य होंगे। बच्चों मैंने शुरुआत में क्या लिखा था कि p और q दोनों कैसे होंगे, सह अभाज्य होंगे। मतलब p और q में 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा, मतलब p और q 1 के अलावा और किसी से कटने वाले नहीं है। ये मैं लिख के चला था शुरुआत में, लेकिन आखिरी में जो मैंने प्रूव कर दिया, बच्चों आखिरी में मैंने क्या प्रूव कर दिया सर, आखिरी में आपने ये प्रूव कर दिया कि p भी 3 से कटेगा और q भी 3 से कटेगा। अरे वाह, ये तो चमत्कार कर दिया, चमत्कार। शुरुआत में मैं लिख के चल रहा हूं कि p और q सह अभाज्य, मतलब दोनों किसी से नहीं कटेंगे, और आखिरी में मैं प्रूव ये कर रहा हूं कि p भी 3 से कटेगा और q भी 3 से कटेगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अगर मैंने ये बोल दिया अब कि p और q दोनों 3 से कटेंगे, इसका मतलब जो मेरी पहली वाली बात थी वो गलत हो गई कि p और q दोनों सह अभाज्य होंगे। वो वाली बात मेरी गलत हो गई, वो सह अभाज्य वाली बात मेरी गलत हो गई, वो स्टेटमेंट गलत हो गई बच्चों। और बच्चों वो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सोचो। वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने शुरुआत ही गलत करी थी। मैंने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में गलत मान लिया था। क्वेश्चन था अपरिमेय का और मैंने मान क्या लिया था, परिमेय मान लिया था। मतलब मैंने अपनी जो अवधारणा थी, जो मेरा एजम्पशन था, मैंने वही गलत लिया था। अगर बच्चों मेरी ये वाली बात गलत साबित हो गई तो ये गलत साबित क्यों हुई, क्योंकि मैंने पीछे कुछ गलती करी होगी, कुछ गड़बड़ करी होगी। और गड़बड़ क्या कर दी मैंने कि मैंने एक अपरिमेय संख्या
संख्या को जबरदस्ती कैसा मान लिया था, परिमेय मान लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या सिर्फ और सिर्फ कैसी होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। समझ में आया, ये सिर्फ अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या। अब इसको लिखेंगे कैसे सर, एंडिंग कैसे करेंगे वो बता दो। आओ बच्चों इसकी एंडिंग भी करवा देता हूं। एंडिंग में कैसे लिखना है आपको, लास्ट में कैसे लिखना है। आप यहां पर ये लिखोगे, अब आप यहां पर ये लिखोगे, अब आप यहां पर लिखोगे कि समीकरण, है ना, ऐसे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बच्चों पहली समीकरण इधर है और दूसरी समीकरण यहां पर है, इन दोनों से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से पता चला कि P तथा Q, है ना, P तथा Q 3 से भाज्य हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझो समीकरण 1 व 2 को देख करके पता चला कि P और Q दोनों किससे भाज्य हैं, 3 से। यहां से पता चला कि भाई ये भी 3 से भाज्य, यहां से पता चला ये भी 3 से भाज्य। अब आगे क्या लिखना वो सुनो, है ना, यहां पर लिखेंगे यह इस बात का विपरीत है कि P तथा Q सह अभाज्य, है ना, P तथा Q सह अभाज्य होंगे। ठीक है, अच्छा सर क्या कहना चाह रहे हो सर? बेटा मैंने क्या बोला, समीकरण 1 और 2 से हमने ये सिद्ध किया है अभी कि P और Q दोनों किससे घटेंगे, 3 से। पर ये तो हमारा उल्टा आ गया। किसका उल्टा आ गया? जो बात हमने शुरू में बोली थी, यह इस बात का बिल्कुल उल्टा निकला कि P और Q कैसे होंगे, सहभाज्य। मतलब जो बात हमने शुरुआत में कही थी ये उसका उल्टा निकला पूरा का पूरा, ये उसका बिल्कुल विपरीत निकल के आया। हाँ सर कह तो सही रहे हो। अब ये उल्टा क्यों आया, सोचो ये उल्टा क्यों आया? क्योंकि हमने जो अजम्पशन ली थी, जो हमने अवधारणा ली थी वही गलत थी। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर ऐसा, है ना, ऐसा हमारी गलत, है ना, गलत अवधारणा के कारण हुआ। ऐसा हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, सोचो। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अवधारणा गलत ली थी। अवधारणा मतलब हमने क्या अवधारणा गलत ली थी? हमने गलत अवधारणा ये ली थी बच्चों, हमने एक अपरिमेय संख्या को जबरदस्ती परिमेय मान लिया था, जबरदस्ती। इसका मतलब वो संख्या सिर्फ और सिर्फ कैसी हो सकती है, अपरिमेय ही हो सकती है, जबरदस्ती परिमेय नहीं मान सकते आप उसको। तो बच्चों गलत अवधारणा के कारण हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि √3 सिर्फ एक अपरिमेय संख्या होगी। और बच्चों इतना लिख के छोड़ देना है, इतना आपको लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों, इतना लिखना पड़ता है डिटेल में, ठीक है ना, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो हमने उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हो, वहां से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बच्चा इतना ही करने वाले। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इससे भी ज्यादा अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसको हम डिटेल में डिस्कस ना करें। तो ये चैप्टर आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपकी ट्यूशन वाली हैबिट को खत्म करा देंगे और सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करा देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।